PhDE 143 प्रेमचंद, BA थर्ड ईयर, ठीक है, हिंदी के रहेगा। अगर आपके पास हिंदी ऑनर्स भी रहेगा तो ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी ये बुक रहेगी। साथ में अगर आप BAG में है तो दोनों के लिए बुक रहने वाली है, सेम ही रहेगी। अगर कोई हिंदी ऑनर्स कर रहा थर्ड ईयर में तो उसके पास भी बुक होगी। अगर जो BAG वाले बच्चे उनके पास भी ये बुक रहेगी, दोनों में रहेगी। सिमिलर बुक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बुक अगर आप देखेंगे तो मूलतः जो पूरी बुक है प्रेमचंद पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं और जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। अगर मैं उपन्यासों की बात करूं तो मूलतः 2-3 उपन्यासों का इसमें जिक्र किया गया है और लगभग 3-4 कहानियां हैं, और उन्हीं 3-4 कहानियों और 3-4 उपन्यासों पर ये पूरी बुक इसका लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे इसमें तो मूलतः शुरू में देखोगे 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला अगर आप देखेंगे, पहला जो अगर मैं बताऊँ, जैसे फर्स्ट चैप्टर का प्रेमचंद के बारे में पूछा गया है, तो प्रेमचंद के बारे में अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास बताओ, या एक कहानीकार प्रेमचंद क्या है, ये उपन्यासकार प्रेमचंद क्या है। भाई प्रेमचंद ने कौन कौन सी कहानियां लिख रखी हैं और प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिख रखे हैं। ये मूलतः 2 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार जो क्वेश्चन में आता है 20 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इस हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है, पहले चैप्टर में से। उसके बाद अगर आप देखो सेवा सदन जो है उसको लेकर के लगभग अगर आप देखेंगे तो दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, यानी 3 चैप्टर तो सेवा सदन को लेकर के ही आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा सेवा सदन, अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से जो वैश्याओं को लेकर के, या कह सकते हैं कि उनको लेकर के जो समस्या है उस पर प्रेमचंद का एक क्या है, उपन्यास है सेवा सदन। उसके बाद देखोगे करबला एक प्रकार से अगर आप देखोगे मुस्लिम जो खलीफा हैं उनको लेकर के यहाँ पर करबला जो पूरा लिखा गया है। साहित्य का जो उद्देश्य है, अगर मैं साहित्य के उद्देश्य की बात करूँ तो साहित्य में, लिटरेचर में किस प्रकार से साहित्य का क्या होना चाहिए, एक निबंध है, ठीक है। प्रेमचंद ने अपना भाषण दे रखा था हिंदी साहित्य सम्मेलन में, उससे रिलेटेड क्या है साहित्य का जो उद्देश्य है, ठीक है। हाँ, करबला नाटक है, ठीक है, बट वो नाटक मोस्टली उस पर है जो मैंने बताया। अगला देखिएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्रेमचंद का जो उपन्यास, जो क्वेश्चन बनते हैं, कहानीकार प्रेमचंद के बारे में बताओ या उपन्यासकार प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद ने कौन कौन सी कहानियाँ लिख रखी हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा, या कहानियों के बारे में क्या क्या उन्होंने बता रखा है, या प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनके बारे में। तो खास तौर से अगर मैं बोलूं तो पहले चैप्टर में आप लोग ना 1.4 और 1.5 यही थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन कौन सा, 1.4, 1.5, कहानीकार प्रेमचंद और नाटककार प्रेमचंद, और एक उपन्यासकार प्रेमचंद, 2 बन जाता है। 1.3 को भी आप ऐड कर लीजिएगा, तो ठीक है। ये 3 बातें हैं, 3 इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसमें पहले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है तो मैंने बता दिया, यही 3 इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको एक तो क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। बोलिए, देखिएगा इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, देखिएगा सबसे पहले प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रेमचंद का जो जन्म है वह बनारस में हुआ था, जो लमही है, और शायद में अभी थोड़ी दिन पहले वही बनारस जहाँ से नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बनारस वही वाराणसी कह लीजिए, वहीं के यूपी से प्रेमचंद आते हैं, ठीक है। और शायद इसी कारण प्रेमचंद ने मुंशी प्रेमचंद लिखने की परंपरा रही, क्योंकि उनके जो फादर थे डाक खाने में थे, इसलिए मुंशी लिखते थे, क्योंकि जो डाक खाने में रहता है, इनके फादर जो डाक खाने में हैं। अरे जो डाक खाना मतलब वही होता है जो चिट्ठी पत्री आती है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इनका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ठीक है। स्कूल में उनका यही नाम लिखवाया गया था। साहित्य लेखन के लिए उन्होंने नवाब राय नाम तय किया, इसी नाम से उन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखना आरंभ किया। 8 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का देहांत हो गया। बाद में पिता ने उनका दूसरा विवाह किया। इस बी माता ने प्रेमचंद से अनबन रहती थी, जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। इसके बाद प्रेमचंद का भी विवाह हो गया। पत्नी से भी प्रेमचंद की पटरी नहीं थी। कहते हैं कि बीमाता और उनकी पत्नी में भी अच्छे संबंध नहीं थे। इस गृह कला के साथ उन्होंने अन्य कारणों से प्रेमचंद ने उन्हें त्याग दिया। उनकी पत्नी बहुत दिनों तक अपने भाइयों के पास रही। प्रेमचंद ने पुनः विवाह कर लिया। इस बार उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से उन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। अगर मैं प्रेमचंद के बारे में बात करूं तो प्रेमचंद जो हैं बड़े उपन्यासकार हैं। कई जगह इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, कई जगह पर पढ़ाते थे,
लेकिन ख़ास तौर से अगर आप देखोगे तो प्रेमचंद की जो जीवन है, खुद की जो लाइफ है, उसमें बड़ी अनबन है। ठीक है, एक तो इनकी जो माँ है, सौतेली माँ है, उनसे भी इनकी पटती नहीं है। साथ में इनके जो वाइफ है, उनसे भी इनकी बहुत ज़्यादा पटी नहीं थी, यानी बहुत ज़्यादा उनसे संबंध बहुत ज़्यादा इनके क्या थे, अच्छे नहीं रहे। ठीक है, लेकिन हाँ रही कि प्रेमचंद की जो शिक्षा है वो मदरसे में हुई है। बनारस से आते हैं। बनारस में अगर आप देखो, जहाँ से आप सबने बिस्मिल्लाह खां का भी नाम सुना होगा, बनारस वही उसी बनारस से प्रेमचंद भी आते हैं, बिस्मिल्लाह खां भी आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो शिक्षा है मदरसे में, इसलिए कह सकते हैं कि इनकी जो भाषा है, शुरुआती जो शिक्षा है उर्दू में हुई है। ठीक है, उर्दू में सारी रही थी। इनका लेखन भी शुरुआत में अगर आप देखोगे तो उर्दू में ही रहा है। सारी जो इनकी कविताएं हैं, इनके जो उपन्यास हैं या जो इनकी कहानियां हैं, मोस्टली शुरू में उर्दू में लेखन करते थे, बाद में उर्दू से हिंदी में आए हैं। कई सारे उपन्यास, जैसे अगर मैं अभी पहला उपन्यास आएगा सेवा सदन, सेवा सदन को इन्होंने पहले उर्दू में लिखा था, बाद में क्योंकि उर्दू में जब लिखा गया तब उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन जब सेवा सदन हिंदी में आया तब भैया इसने कह सकते धूम मचा दी। और प्रेमचंद कह सकते सेवा सदन के जरिए, गोदान के जरिए, गबन के जरिए कह सकते इस देश में बहुत बड़े नाम बने, अगर हम प्रेमचंद की बात करें। ठीक है, तो जैसे देखोगे कि प्रेमचंद जो रहा, उर्दू से हिंदी में आए हैं। और ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे तो उपन्यासों में और कहानियों में इनका बड़ा रोल रहा है। ठीक है, और अगर आप देखोगे, अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं तो मूलतः ये शिक्षक थे, पढ़ाते ही रहते थे, लेकिन बार बार शिक्षक जीवन में इनके परिवर्तन भी आ रहा था। कभी कहीं पर पढ़ाते थे, कभी कहीं पर पढ़ाते थे, तो बार बार ये अपना स्थान भी क्या थे, बदलते रहते थे। लेकिन लेखन कार्य जो इनका अगर हम बात करूँ तो लेखन कार्य इनका लगभग चलता ही रहा है। लेखन इन्होंने कभी बंद नहीं किया था और लगातार जो कहानी हो, उपन्यास हो, वो लिखते रहते। और दूसरी बात जो है, 1 मिनट रुकिएगा, देखिएगा, प्रेमचंद ने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की थी। महोबा में रहते उनकी पदोन्नति हुई और वह स्कूल इंस्पेक्टर बना दिए गए। वह समय भारतीय इतिहास में कह सकते हो महात्मा गांधी की स्थापित होने का समय था। धीरे धीरे गांधी जी देश में सर्वमान्य नेता बने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रचार करना आरंभ किया। उस समय प्रेमचंद गोरखपुर में नौकरी कर रहे थे और 8 फरवरी 1921 को गांधी जी ने इलाहाबाद पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। स्वयं प्रेमचंद उस सभा में उपस्थित थे। कहते हैं गांधी जी को सुनने के बाद 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। महात्मा गांधी ने जनता के सरकार से, देखो एक चीज़ है आपको पता होगी, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें गांधी ने बोला था भैया सभी लोग सरकारी नौकरी छोड़ दो, जिसको जो नौकरी है अंग्रेज साथ हमें कोई भी क्या नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना है। इसी चक्कर में प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। आपको पता है असहयोग आंदोलन के बारे में अगर पढ़ा होगा तो असहयोग आंदोलन में गांधी बोलते हैं कि अंग्रेजों के साथ हमें सहयोग नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, असहयोग करना है। इसलिए प्रेमचंद क्या करते हैं, अपनी नौकरी का भी त्याग कर देते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी थी। नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद महावीर प्रसाद के साथ चले गए और चरखे का प्रचार करना शुरू किया। फिर उन्होंने मारवाड़ी स्कूल, कानपुर, काशी विद्यापीठ आदि में कई निजी संस्थानों में उन्होंने अध्यापन की नौकरी की, परंतु कहीं भी एक जगह पर उपस्थित नहीं रहे, यानी एक जगह स्थिर नहीं रहे, घूमते ही रहे। इस बीच उन्होंने पत्रकारिता का भी काम किया और इस प्रकार से कह सकते हैं उन्होंने कई सारी पत्रिकाएं भी निकाली। प्रेमचंद उस समय प्रतिनिधि पत्रिका में सरस्वती में एक कहानी प्रकाशन नाथ भेजी, जिसमें पंचों के ईश्वर, सरस्वती में यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शीर्षक को सुधार किया। जून 1916 में सरस्वती में पंच परमेश्वर शीर्षक से यह कहानी प्रकाशित हुई। अब प्रेमचंद धीरे धीरे हिंदी साहित्य में आने लगे और वह अपने रचना पहले उर्दू में लिखते थे और बाद में स्वयं ही उसे हिंदी में लिखते थे। हिंदी में जब सेवा सदन प्रकाशित हुआ तो हिंदी में संसार में धूम मचा दी। और कह सकते हैं प्रेमचंद का जब सेवा सदन प्रकाशित होता है तो प्रेमचंद को कह सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते नहीं भाई रातों रात किस्मत बदल गई किसी की, तो कह सकते हो कि सेवा सदन एक ऐसा उपन्यास था जब उन्होंने उर्दू में लिखा था तो उर्दू में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, यानी कह सकते हो कि भाई उर्दू में लिखा था, कोई पढ़ा वढ़ा नहीं। जैसे हम लोग बोलते नहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो सेवा सदन उर्दू में ऐसे ही रहा। लेकिन जब उन्होंने भाई कह सकते जब सेवा सदन को लेकर के हिंदी में लेकर के आते और कह सकते वैश्या पर लिखा था, एक प्रकार उस समय कह सकते समाज में क्रांति कर दी थी। और क्योंकि महिलाओं को लेकर के काफ़ी उसमें बातें कर रखी है, जो सुमन के कैरेक्टर को लेकर के और समाज में महिलाओं के बारे में जिस प्रकार से वो पूरा सेवा सदन बात करता है, तो एक प्रकार से कह सकते बड़े क्रांतिकारी विचार थे। और कह सकते कि ये जो सेवा सदन होता काफ़ी फेमस होता है और कह सकते कि प्रेमचंद हिंदी उपन्यास में और हिंदी
साहित्य में कह सकते हो कि पूरी तरीके से छा जाती है। और यहीं से कह सकते हैं प्रेमचंद ने कभी मुड़ करके भी पीछे नहीं देखा। इसके बाद तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद का नाम का डंका बजा इस देश में, चाहे कहानियों हर चीज़। दूसरा था, अगर मैं बता रहा था शायद उस टाइम बताया नहीं, देखो प्रेमचंद जो है जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने लिखने का काम किया। हमेशा जो समाज में समस्याएं थी उन सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने क्या किया है, लेखन किया। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रेमचंद इतने बड़े कहानीकार बनते हैं, इतने बड़े नाटककार बनते हैं या उपन्यासकार बनते हैं, क्योंकि समाज की जो समस्याएं थी उन सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने लिखने का काम किया। शायद हम लोग कह सकते हैं कि प्रेमचंद इतना जो प्रसिद्धि पाते हैं और इतनी कह सकते खूबी मिलती है और इतना मान सम्मान जो इनका होता है, रीजन यही था कि जो भी सामाजिक समस्याएं थी कभी भी इन्होंने, एक तो कई सारी, अगर मैं सामाजिक समस्या, खुद ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मणवाद इनमें भरा पड़ा था, बल्कि कहीं पर अगर चाहे दलित है, कहीं कोई भी कास्ट हो तो उसको लिखते थे। महिलाओं की समस्या को लेकर के अगर आप बोलोगे स्वयं तो पुरुष मानसिकता है, आप सबको पता कि उस समय का आदमी कह सकते हैं कि 19वीं 20वीं शताब्दी में देखोगे जब प्रेमचंद की सदी है तो उस समय महिलाओं को लेकर के काफ़ी रूढ़िवादी विचार हैं। और सेवा सदन एक प्रकार से महिलाओं में क्रांति वाला काम करता है, इसलिए इसको कड़ी धूम मचती है। क्योंकि एक प्रकार से जैसे आदमी कोई उलट बात कर रहा हो, सब एक जैसी बात करते हैं, उसमें कोई दूसरी बात कर दे तो उसका कॉपी होता है ना, वैसे उसी प्रकार का मामला था प्रेमचंद का। एक तो जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण परिवार से आते हैं, श्रीवास्तव ब्राह्मण है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ब्राह्मण होते हुए भी अगर देखोगे तो जातिवाद या जो छुआछूत है इनके खिलाफ भी प्रेमचंद ने लिखा है। यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो लीक से हट करके लिख रहा था। जो भी सामाजिक समस्याएं थी उन सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने लिखने का काम किया। और कह सकते दूसरा मुखर रूप से लिख रहे थे। कैसे लिख रहे हैं? मुखर रूप से लिख रहे थे, ठीक है। जैसे महिलाओं के बारे में लिखा, या कह सकते हैं कि जो जानवर है उनमें किस प्रकार से मनुष्यों से ज़्यादा उनमें प्रेम होता है और वो भी मनुष्यों की इतना प्रेम करते हैं। खास तौर से जब हम दो बैलों की जोड़ी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। साथ में अगर जब पूस की रात को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो उसका कुत्ता है उससे भी पता चलता है कि किस प्रकार से, यानी मानवीय प्रवृत्ति को, सामाजिक समस्याओं को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वैश्यावृत्ति हो, चाहे समाज में जातिवाद हो, इन सभी समस्याओं को अगर देखोगे प्रेमचंद लगातार अपने उपन्यासों में उठाते रहे हैं और सामाजिक समस्याओं पर हमेशा इन्होंने क्या प्रकाश डालने का काम किया है। तो सामाजिक समस्याओं को लगातार अपनी कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से लगातार उस चीज़ को बताते रहे। खास तौर से प्रेमचंद की क्या है, ये बहुत बड़ी कह सकते हैं विशेषता है, खास तौर से इस जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, इनकी जो शिक्षा दीक्षा रही उर्दू में रही, क्योंकि मदरसे में पढ़ के आते हैं तो शुरू में उर्दू में लिखते थे। इनकी भाषा भी उर्दू ही थी, ज़्यादातर उर्दू ही बोलते थे। लेकिन क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, भारत में उर्दू उतने बड़े लेवल पर बोली नहीं जाती थी। पहली बात है, उर्दू से हिंदी में कन्वर्ट होने का रीज़न यही था क्योंकि उर्दू उस समय, अगर उर्दू थी ज़रूर, जो शिक्षा दीक्षा उर्दू में है। खास तौर से जिस इलाके बनारस से आते हैं वहाँ पर थोड़ा उर्दू का बोलबाला है, इसलिए कह सकते हैं शिक्षा दीक्षा उर्दू में रही, इसलिए उर्दू में लिखते थे। लेकिन जब इनको लगा कि क्योंकि आप अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू भाषा उतनी ज़्यादा तो पढ़ी नहीं जा रही है या उतने लोगों तक इनकी पहुंच नहीं थी, तब इनको लगता है कि जो मेरी उपन्यास हैं या मेरी जो कहानियां हैं जो मैं उनको उर्दू में लिख रहा हूं, जब वो हिंदी में लिखना आरंभ करते हैं तब कह सकते हैं कि हिंदी में जो चीज़ें उर्दू में लिखी है वो चीज़ों को जब ट्रांसलेट करके या खुद ही अनुवाद करते थे। अनुवाद करके, अगर मैं सेवा सदन की बात करूँ, जब उसे अनुवाद करके लिखा गया तो उन सारे उपन्यासकारों ने कर दिया कि बड़ा इनको उपन्यासकार, कहानीकार इनको स्थापित कर देता। क्योंकि आप सबको भी पता होगा कि उर्दू भारत में उतने बड़े लेवल पर पढ़ी जाने वाली खास तौर से भाषा नहीं रही थी। हिंदी बड़े लेवल पर, अगर आप देखोगे हिंदी बेल्ट के राज्यों में, अगर आप देखोगे खास तौर से जितना हिंदी बेल्ट के राज्य हैं यहाँ पर हिंदी का पूरा क्या था, बोलबाला था। इसलिए क्या होता है कि भाषा से कन्वर्ट कर जाते हैं, यानी उर्दू में शुरुआती में रहे, बाद में जब जितना उर्दू में लिखा था उसको इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करवाया और बाद में इनका जो लेखन रहा वह हिंदी में रहा। खास तौर से बड़े रीजन है और यही विशेषता भी रही कि हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट होने का कारण भी ये था कि क्योंकि हिंदी बड़े लेवल पर या बड़े लेवल पर बोली जाती थी या समझी जाती थी या लोगों की भाषा भी थी, जान सामान्य की भाषा रही, इसलिए वो उर्दू से हिंदी में चले आते हैं। और हिंदी में जब आते हैं तो कह सकते हो कि भाई पीछे मुड़ करके उन्होंने कभी नहीं देखा। और ख़ास तौर से जब उनकी ख्याति सेवा सदन से होती है तो उनके नाम या उनकी जो प्रसिद्धि होती है पूरे देश में उनकी खूब सारी होती है, ठीक है। अब लोग हम बात करेंगे खास तौर से उनके जो उपन्यास हैं। अगर मैं उपन्यासों की बात करूं, खास तौर से सबने उपन्यास खूब सारे सुनेंगे, जैसे उनका गोदान है,
गबन है, ये तो बहुत फेमस उपन्यास हैं। गोदान है, गबन है, जिसके जरिए इनका नाम, उपन्यासों ने तो इनकी धूम मचाई। खास तौर से अगर बात हो, जैसे एक उपन्यास का इन्होंने वरदान है, तो वरदान जैसे उपन्यास इन्होंने बता रखा। दूसरा सेवा सदन के बारे में तो इसमें सेकंड चैप्टर में दिया गया, जिसमें हम लोग बात भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उसके बाद जो अगला है प्रेमाश्रय भी अगर आप देखोगे एक प्रकार से इनका उपन्यास ही था। अगला है रंगभूमि जो देशभक्ति को लेकर के शायद इन्होंने असहयोग आंदोलन के आसपास लिखा था, वो रंगभूमि उपन्यास है। अगला उपन्यास है इनका निर्मला, ये भी काफ़ी फेमस रहा। तो ये कुछ उपन्यास लिखे गए। गोदान के बारे में अगर आपको स्टोरी पता है, या जो गबन है, अगर इन सब के बारे में भी अगर आप, क्योंकि उनको इस बुक में ऐड नहीं कर रखा, लेकिन आप उनके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप जरूर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मान लो कि इस बुक में जितने उपन्यास बता रखे हैं, ऐसा कोई थोड़ी जरूरी है कि एग्जाम में जब पूछता कि भाई प्रेमचंद के उपन्यास बताओ, ये थोड़ी जरूरी क्या है इग्नू की बुक में जो लिख रखा वही लिख करके आना। अरे आपको तो इनके जो फेमस उपन्यास जो मैंने नाम बताया कि गोदान और गबन है, इनका भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो उनकी भी हेडिंग बना करके उनके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हम लोग बात करें, जैसे गबन है, दे भी रखा, कर्मभूमि है, तो और भी 2-4 दे रखे हैं। उसके बाद है प्रेमचंद के उपन्यासों की विशेषता। अगर मैं प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करूं तो खास तौर से जो प्रेमचंद है 1903 से 1936 तक इनके उपन्यास काफ़ी फैला है। इस काल के आंदोलन की मानसिकता का वर्णन इनके उपन्यासों में दिखाई देता। समाज सुधार, देशोत्थान, अंग्रेजी जमींदारों के गठजोड़ के विरुद्ध इस आंदोलन के साथ साथ प्रेमचंद उपन्यासों का विकास होता। यानी जो प्रेमचंद, ज़्यादातर उपन्यासों में प्रेमचंद भैया समाज सुधार की बात करते हैं। अगर जैसे गोदान है या गबन है, खासतौर से अगर मैं जैसे सेवा सदन है, इसमें भी एक सामाजिक समस्या पर बात कर रहे हैं ना, वो सामाजिक समस्या है। दूसरा, जिस प्रकार से हमारा देश गुलाम था, जिस प्रकार से हमारे देश में जमींदारों का बोलबाला था, या किसान की जो समस्या है, किसान की समस्याओं को लेकर भी क्या काफ़ी लिखते हैं। यानी कह सकते हो कि सामाजिक समस्या हो, चाहे किसान से रिलेटेड हो, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, इन सारी समस्याओं पर अगर आप देखेंगे तो प्रेमचंद लगातार लिखते रहे उपन्यास के माध्यम से। वो समाज की जो समस्या थी वो हमेशा अपने उपन्यासों में उस समस्या को उठाने का उन्होंने प्रयास किया। या कह सकते कि जो आंदोलन चल रहा था, देशभक्ति की भावना को भी इन्होंने कह सकते अपने उपन्यासों में जगाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया। या कह सकते कि हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए, या भाईचारा, या समाज में एकता बनी रहे। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें मूलतः दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहानी की बात करें तो मूलतः जो प्रेमचंद हैं हिंदी उर्दू कहानीकार हैं। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में कहानियाँ लिखी हैं और बाद में धीरे धीरे उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। अंत में उन्होंने अपनी रचनाओं को हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखना शुरू किया। उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रत्न 1907 में प्रकाशित होती है। यह कहानी उनके कहानी संग्रह सजे वतन में शामिल की गई थी। तो कह सकते देखो, कहानी की अगर बात करूँ तो प्रेमचंद की कहानी तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दूसरा, अगर कहानी की बात हो, कहानियों में भी लगभग वैसा ही हमें दिखाई पड़ता है। कहानी के माध्यम से भी सामाजिक समस्याओं को ही इन्होंने उठाने का प्रयास किया है। कोई भी कहानी उठा कर देख लो तो चाहे किसान की समस्या हो, चाहे पुलिस को लेकर के मामला हो, या रिश्वतखोरी हो समाज में, या दहेज प्रथा हो, इस सामाजिक समस्याओं को लेकर भी कहानियों में लगातार हर सामाजिक समस्या को उठाने का प्रयास। कहानीकार भी अगर प्रेमचंद की हम बात करें तो पहले कहानियाँ उर्दू में ही लिखते थे, बाद में हिंदी में कन्वर्ट इन्होंने किया। और कह सकते हैं हिंदी और उर्दू दोनों में लगभग कहानियाँ लिखते थे। लेकिन इनकी कहानियाँ अगर हम देखेंगे तो हिंदी में कहानियाँ जो रही वो ज़्यादा फेमस रहीं, या ज़्यादा प्रसिद्धि इनको मिली हिंदी कहानियों के माध्यम से। हिंदी कहानियों में तो आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं, जैसे कई सारी उन्हें कहानियाँ लिख रखी हैं। ख़ास तौर से आप सभी लोग, जैसे इसमें आपके में दे भी रखा है, जैसे दो बैलों की जोड़ी है, ठीक है, उसी प्रकार पंच परमेश्वर है। ये जितनी कहानी है, आप किसी भी कहानी को, यानी उनकी कहानियाँ, जैसे आप हेडिंग बना देना प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियाँ, तो एक एक पॉइंट बना करके लिखो। जैसे पहले लिखा आपने पंच परमेश्वर, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपने बता दिया 8-10 लाइन में। फिर आपने सेकंड पे लिखा कि प्रेमचंद की भैया दूसरी कहानी है दो बैलों की जोड़ी। दो बैलों की जोड़ी में हीरा और मोती को लेकर के आपने बता दिया कि पशु प्रेम को बता रहे हैं, यानी इंसान में तो प्रेम बचा नहीं है, लेकिन पशुओं में कितना प्रेम है ये हमें कह सकते हैं कि वो दो बैलों की जोड़ी के माध्यम से बता रहे हैं। पूस की रात आपने लिखा तो बता दो कि भाई किस प्रकार से हमारे समाज में किसानों की समस्या थी, वो माध्यम यहाँ पर प्रेमचंद बता रहे हैं। आपने तीसरी कहानी लिख दी। फिर आपने लिख दिया पंच परमेश्वर में प्रेमचंद बता रहे हैं कि न्याय किस प्रकार से होता है।
यानी जो जज होता है वो एक प्रकार से न्यायाधीश ही होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति बनेगा उसमें परमेश्वर यानी परमात्मा का ही रूप हमें दिखाई पड़ता है। तो अगली कहानी लिखी पंच परमेश्वर, उसके बारे में 8-10 लाइन में स्टोरी में बता दो। इस प्रकार से क्या करना, आपको पूरी कहानियों की देखो, कहानी के बारे में डिटेल में बताओ कि प्रेमचंद कहानी कैसे लिखते, क्या थे, कहानी के माध्यम से उनका उद्देश्य क्या था, कहानियाँ उनके देश में कितनी फेमस रही, कहानी के माध्यम से उन्होंने किस किस समस्याओं पर योगदान दिया। तो इस प्रकार से पॉइंट बना लेना और हेडिंग बना करके एक्सप्लेन कर दिया। फिर प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियाँ हैं और फिर कहानियाँ कौन कौन सी हैं, 5-6 कहानी पता है आपको, उन्हीं कहानियों को पॉइंट बना दो और उन्हीं को क्या एक्सप्लेन कर दो। इस हिसाब से प्रेमचंद की कहानियाँ कौन कौन सी, आपका पूरा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको उपन्यास में भी करना है, ठीक है। उसमें भी जैसे आपने क्वेश्चन आया कि उपन्यासकार प्रेमचंद के बारे में बताओ, 20 नंबर 20 मार्क्स आ गया। तो पहले बताओ प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा बता दो कि भाई वो उपन्यासकार बहुत बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं, उनके उपन्यास हमारे यहाँ पर काफ़ी फेमस रहे हैं, जैसे करबला है या सेवा सदन है, गोदान है, गबन है। इस प्रकार के उपन्यासकारों के माध्यम से उन्होंने कई सारी सामाजिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, सामाजिक समस्याओं को उन्होंने उठाने का प्रयास किया है। फिर बताओ प्रेमचंद उपन्यासकारों में उनकी भाषा कैसे है, यहाँ भी बता सकते हो। उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद संदेश क्या देना चाहते हैं, यानी कि उनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बता दो। फिर बता दो कि पहले जो उपन्यास लिखते थे वो उर्दू में लिखे जा रहे थे, बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। उनका पहला जो उपन्यास था वो सेवा सदन था, जो उर्दू में लिखा था, जो हिंदी में कन्वर्ट होकर के आता है और उपन्यास इस देश में कह सकते छा जाता है। और प्रेमचंद का भी नाम कह सकते उपन्यास, एक बड़े उपन्यासकार में हमें जाना जाता है। फिर लिख दो प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यास हैं और फिर एक एक पॉइंट बना दो, हेडिंग बना दो और हेडिंग बना करके कर दो, एक्सप्लेन कर दो। सेम जैसे कहानी वाली जैसे जितना हेडिंग बनेगी उसी प्रकार से उपन्यास वाली भी हेडिंग बनेगी। सिर्फ फर्क रहेगा वहाँ पर उपन्यासों का नाम रहेगा, उपन्यासों की एक्सप्लेन किया जाएगा और इधर क्या किया जाएगा, कहानी को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। हेलो, अगला एक क्वेश्चन और आता है, जैसे आप देखेंगे नाटककार प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद ने जो नाटक लिख रखा है, खास तौर से संग्राम है, करबला है और प्रेम की बीदी है। ये 3 इनके नाटक है। जो संग्राम है 1922 में प्रकाशित हुआ है, करबला जो नाटक है 1924 में है, प्रेम की जो बीदी है यह 1933 में छपा था। लेकिन नाटक बहुत कम ही लिख रखे अगर हम प्रेमचंद की बात करें, लेकिन नाटक इनके काफ़ी फेमस रहे। खास तौर से जैसे करबला वो काफ़ी फेमस रहा, प्रसिद्धि पाया, संग्राम है इस बहुत फेमस है। तो नाटककार प्रेमचंद के बारे में भी आपको लगभग वैसे ही लिखना पड़ेगा। और ख़ास तौर से अगर बताऊँ आप लोगों ना, नाटक और कहानीकार इन दोनों को टारगेट करो, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। कहानीकार प्रेमचंद या नाटककार प्रेमचंद, ये ज़्यादा इन दोनों की आने की संभावना क्या है इस एग्जाम में ज़्यादा पढ़ाई, यानी नाटककार प्रेमचंद। कौन कौन से नाटक हैं, जैसे संग्राम है तो संग्राम जो नाटक इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो करबला है इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टोरी जान लीजिए, करबला के बारे में तो हम लोग डिस्कस ही करेंगे। अगला जैसे प्रेम की बीदी है तो इसके बारे में भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। देखिएगा सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, सेवा सदन, ठीक है। देखिए सेवा सदन क्या है, प्रेमचंद का एक उपन्यास है। और इस सेवा सदन में अगर आप देखेंगे तो प्रेमचंद की मोस्टली मैं बात करूं तो जो वैश्या है उसके बारे में बात करते हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं और समाज में महिलाओं को किस प्रकार की समस्याएं हैं, उसको लेकर के जो सेवा सदन है सर सुमन सर बोली से अपनी सर तुलना करती है उसको सम्मान सेवा सदन है। तो सेवा सदन की सबसे पहले आप सब लोग ना इसकी खास तौर से आप इसकी जैसे सेवा सदन के बारे में आपको सार पता होना चाहिए। सेवा सदन का यहाँ पर एक सार क्या है, सार आपको पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। खास तौर से सेवा सदन की जो अंतर वस्तु है, सेवा सदन की जो अंतर वस्तु है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सेवा सदन की विशेषता सेकंड चैप्टर में अगर आप देखेंगे 2.3 और 2.4 जो है यही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ सेवा सदन को लेकर के, जैसे चलते हैं सेवा सदन की विशेषता, तो इसकी विशेषता क्या है, खास तौर से जैसे यहाँ पर बता रखा है स्त्री जीवन के संघर्ष का यथार्थ चित्रण है। यानी भैया जो सेवा सदन है स्त्री के जीवन में, महिलाओं के जीवन में कैसा संघर्ष होता है उसको बिल्कुल बता रखा है। चरित्रों में विश्वसनीयता, यानी इसके जो चरित्र हैं वह क्या है, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। सामंती संस्कारों पर व्यंग्य है, यानी जो हमारे सामंती संस्कार हैं जो पहले के संस्कार उस पर व्यंग्य किया, किस प्रकार के भाई संस्कार दिए गए हैं उस पर व्यंग्य है। सामाजिक कुरीतियों का बताया गया, समाज में जिस प्रकार की कुरीति हमारे समाज में विद्यमान है कि भाई अगर कोई महिला है, ठीक है, अगर
वैसे महिला अगर किसी के घर में आश्रय मांगने जाती है तो व्यक्ति उसको आश्रय नहीं देता, लेकिन जब एक वैश्या होती है आकर के उसके घर में बन जाती है तो उसके घर में नाच रही है, गा रही है, वो तो आता है, बल्कि उसके घर पर भी जाता है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं। यानी ये सामाजिक कुरीतियों का उठाया है। साज भाषा बताई गई है। नहीं कह सकते सेवा सदन की विशेषता क्या है, जैसे स्त्री संघर्ष है, चरित्रों में विश्वसनीयता है, सामंती संस्कारों पर व्यंग्य किया गया है, सामाजिक कुरीतियों को बताया गया है, और भाषा जो है सरल और सहज है। इस प्रकार की क्या है, इसकी मुख्य बातें हैं जो प्रेमचंद का करबला नाटक है। और ख़ास तौर से अगर आप देखना कि इसमें जैसे विशेषता क्या आ गई, तो यही सारी आपके हमारी क्या बन जाएगी, हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, इसी हेडिंग को बना करके 4-5 हेडिंग इसमें दे रखी है, और इसी को हेडिंग बना करके क्या करना है, हमको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, एक मिनट, वह सदन की अंतर्वस्तु क्या है। अंतर्वस्तु जैसे प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद अगर देखोगे तो स्त्री समस्या के बारे में बताया कि यानी महिलाओं को किस प्रकार से हमारे समाज में समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं को कह सकते हैं कि सेवा सदन में बताया गया। स्त्री समस्या विशेषता में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्त्री समस्या बताई है, पहला स्त्री समस्या। दूसरा क्या है, विवाह संस्था और प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद जिस प्रकार से हमारे देश में विवाह को इतना पवित्र माना जाता है, इस प्रकार से पुरुषों का उसमें जो वर्चस्व रहता है, बाद में जिस प्रकार से उसका जो सुमन, उसका जो पति, उसका हस्बैंड उस पर जिस प्रकार से शक करता है और बाद में उसको छोड़ देता है, तो विवाह संस्था यानी जो विवाह परंपरा उस पर एक प्रकार से सवालिया निशान खड़े करते हैं प्रेमचंद इस उसके जरिए। अगला अगर आप देखेंगे, सेवा सदन की मौलिकता के एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेवा सदन कितना मौलिक है, कितना प्रासंगिक है, इसको लेकर के इसमें बात की गई है। और सेवा सदन में खास तौर से महिला समस्या, वैश्यावृत्ति को लेकर के हमारे समाज में बात की गई है। स्त्री और पुरुष में किस प्रकार के संबंध है, हमारा समाज महिलाओं के बारे में क्या सोचता है, या सुमन को लेकर के महिलाएं किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करती हैं। भाई महिला की शादी हो जाती है, फिर भी पुरुष क्या है, महिला चाहे कैसी हो, चाहे सही भी हो, लेकिन पति जो है हमेशा शक ही करता है, हमेशा शक करता, कहीं इसका चक्कर तो नहीं चल रहा है, कहीं तो भाग तो नहीं जाएगी। इस प्रकार से वो क्या करता है, शक ही करता रहता है। बाद में उस जो सुमन का पति उसको छोड़ भी देता है। फिर बाद में बेचारा ग्लानी में जब उसकी पत्नी जब वैश्या के यहाँ पर चली जाती है, वहाँ पर भोली के यहाँ पर चली जाती है, तो बेचारा साधु बन जाता है। इस प्रकार की जो हमारी सामाजिक समस्या, उन सामाजिक समस्याओं को खास तौर से सेवा सदन क्या करता, अंकित करता और बताता सेवा सदन। ठीक है, अगला देखिएगा जो इसमें खास तौर से ये इंपॉर्टेंट है, जो उसी की हमने बात की दूसरे चैप्टर में। अब चलिए हम लोग तीसरा चैप्टर देखते हैं। थर्ड है सेवा सदन की संरचना शिल्प बताओ। देखो भाई, संरचना शिल्प में एक काम करना है, सभी को लोग बताऊं। अगर संरचना शिल्प किसी का भी पूछ रहा है तो हेडिंग, दो मुख्यतः हेडिंग बनेगी। पहली हेडिंग क्या बनेगी, शैली का मतलब है कि वो जो सेवा सदन है उसकी शैली क्या है। दूसरा क्या होता है, भाषा का मतलब क्या कि जो सेवा सदन है उसमें किस प्रकार की लैंग्वेज है, किस प्रकार की भाषा है। जैसे तुमने बताया कि उर्दू शब्द हैं, तो बताना भी पड़ेगा कौन कौन से उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। या तुमने बताया कि जैसे तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया, फिर कौन कौन से तत्सम तद्भव शब्द हैं। अगर तुमने लिख दिया कि भाषा में हमें मुहावरे दिखाई पड़ते हैं, लोकोक्तियाँ हैं, अलंकार है, तो डिफ़ाइन करके बताना भी पड़ेगा। लेकिन आप नहीं भी डिफ़ाइन करें, लेकिन वैसे भी अगर आप एक्सप्लेन कर दें तब भी चल सकता है, लेकिन आप डिफ़ाइन करेंगे तो इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रचना शिल्प बताओ। तो सबसे पहले जो भूमिका बनेगी ना, भूमिका में सामान्यतः सेवा सदन के बारे में पहले बताना पड़ेगा। ये नहीं शुरुआत में पहली हेडिंग वही बना दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, जैसे क्वेश्चन आया 20 नंबर का आएगा, जैसे पूछ लिया कि भाई सेवा सदन का संरचना शिल्प बताओ, तो सबसे पहले जैसे आप लिखोगे 20 नंबर का है, तो सबसे पहले भूमिका में जो आपको लिखना है, सेवा सदन का बारे में बेसिक डिटेल बतानी, सेवा सदन कैसा है, उसमें क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया। फिर हेडिंग क्या बताओगे, सेवा सदन की संरचना शिल्प, एक ब्लैक पेन से हेडिंग बनाओगे, ऐसे नीचे कर दोगे। फिर उसके बाद हम पहली जो हेडिंग बनाएंगे उस बनाएंगे शैली, यानी जो सेवा सदन है उसकी शैली क्या है, किस प्रकार की उसमें शैली व्यंग्य बात की गई है। तो हम थोड़ा लोग हम शैली देख लेते हैं, इसमें चलते हैं। देखो शैली में देखो क्या बताया है, यहाँ पर लिखा है कि प्रेमचंद के उपन्यास की कला पर विचार करते हो उपन्यास की संरचना शैली सजीव और प्रभावात्मक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम शब्दों को गोरख धंधा रचकर पाठक को भ्रम में डालें।
इसमें जरूर कोई न कोई गूढ़ अवश्य है। जनता उन्हीं उपन्यासों का आदर का स्थान देती है जिनकी विशेषता उनकी गूढ़ता नहीं बल्कि सरलता। ये कह रहे हैं भैया जो जनता है, जो आम लोग है ना, बहुत कठिन शब्दों को बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने जो सेवा सदन लिख रखा ना, बहुत आसान भाषा में, ईजी लैंग्वेज में, यानी बहुत कठिन शब्दों का क्या है प्रयोग नहीं करते। यानी प्रेमचंद की जो ये शैली है, अगर हम शैली को हम लोग बात करें तो सजीव शैली, यानी सजीव, यानी जो समाज में चित्रण है वो सजीव चित्रण किया है, निर्जीव नहीं, कोरी यानी काल्पनिक बातें नहीं, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं प्रेमचंद। किसमें? सेवा सदन में। भाई महिलाओं की स्थिति ऐसी ही स्थिति है, बिल्कुल रियलिटी है, सच्चाई ही कह रहे हैं। और कह रहे दूसरा क्या बात कही जा रही है कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसी उपन्यास को सबसे ज़्यादा महत्व देती है जो सरल भाषा में हो, जो सामान्य भाषा में हो, जो उपन्यास गूढ़ भाषा मतलब समझते हो किसी को समझ में नहीं आ रहा, कठिन शब्दों में जो लिखा रहता है उसको बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है। यानी सजीव चित्रण है, यानी क्या है, बिल्कुल रियलिटी सच्चाई है, उस पर उन्होंने क्या किया है, इस उपन्यास को लिखा है। खासतौर से अगर आप देखेंगे उस दूसरा क्या है, सेवा सदन में गजाधर और सुमन के दाम्पत्य जीवन का भी प्रसंग उन्होंने जिस प्रकार से लिखा है। प्रेमचंद जो है वर्णात्मक शैली के लेखक हैं। यानी प्रेमचंद कैसी शैली है? वर्णात्मक शैली। वर्णात्मक का मतलब पता है शैली इसकी कैसे है? वर्णात्मक का मतलब होता है कि वो जो चीज़ें डिटेल में बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, ये नहीं शॉर्ट में नहीं बता रहे हैं, बल्कि उन्होंने क्या किया, इसका वर्णन किया है। ठीक है, शैली क्या? वर्णात्मक शैली है। खास तौर से भैया शैली क्या है लिख लेना, डिफाइन मिल गया, वर्णात्मक शैली। या जैसे आप शैली बनाओ, शैली के अंदर में एक सब हेडिंग वर्णात्मक शैली बन जाएगी, ऐसे भी लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाषा की। भाषा क्या है? भाषा अगर देखोगे तो इसमें क्या है, तो भाषा मोस्टली अगर इनकी देखोगे उर्दू भाषा है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं प्रेमचंद। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे जैसे इनकी भाषा अगर देखोगे तो उर्दू के शब्दों का प्रयोग है, हिंदी के शब्दों का प्रयोग है। दूसरा जो हमने बात किया था कि किस प्रकार की बोलचाल की भाषा है, क्या बोलचाल की भाषा है, इस प्रकार की भाषा क्या करते हैं वो यूज करते हैं प्रेमचंद की। अगर हम बात करें, अक्सर प्रेमचंद साधारण भाषा प्रयोग करते हैं ताकि और ऊंचे साहित्यिक गुण नहीं, यानी बहुत साहित्यिक भाषा नहीं यूज करते, ऐसी लैंग्वेज नहीं जो ज़्यादातर लिटरेचर में यूज की जाती, साहित्य में यूज की जाती, जो आम लोग समझ सकें, जो सामान्य लोग समझ सकें, उसी प्रकार की भाषा क्या करते हैं प्रेमचंद यूज करते हैं। सेवा सदन की भाषा के समय विचार प्रकट करें तो बातें, सेवा सदन की भाषा के संबंध में विशेषता सबसे पहले देखा जा सकता है कि हिंदी उर्दू का प्रवाही और बोलचाल का स्वरूप है। यानी सेवा सदन में क्या भैया, हिंदी और उर्दू दोनों प्रकार की क्या हमें भाषा लैंग्वेज जो है वह दिखाई पड़ती है, दोनों भाषा का क्या है प्रवाह है, किसमें? सेवा सदन में। ठीक है, भाषा को लेकर के। दूसरी बात है कि भाषा में व्यंग है, प्रेमचंद व्यंग भी करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, सामाजिक जो समस्याएं उस पर व्यंग करते हैं, साथ साथ उस सामाजिक समस्याओं पर कटाक्ष भी करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कटाक्ष किया, जिस प्रकार से इन्होंने किस प्रकार से कटाक्ष किस प्रकार से व्यंग है उसको उन्होंने बता भी रखा है किस प्रकार से है। अगला जो संवाद है, तीसरा इन्होंने, क्योंकि ये जो सेवा सदन है इसमें जो कैरेक्टर है आपस में बातचीत करें, संवादों को बताया। सेवा सदन में प्रेमचंद का लेखन कौशल हमें संवादों में भी दिखाई पड़ता है। संवादों में अपने व पात्रों को चरित्र का उद्घाटन करते हैं, उनके स्वभाव का वास्तविक चरित्र पाठक के सामने रखते हैं। उपन्यास में प्रेमचंद दरोगा कृष्ण चंद्र और उनकी पत्नी के मध्य संवाद आया है। यह वह प्रसंग है जिसमें दरोगा अपने जीवन में पहली बार घूस लेने की तैयारी करें। यानी प्रेमचंद जो है वो अपने संवाद यानी संवाद हैं, डायलॉग जिसको हम बोलते हैं ना, हीरो जो डायलॉग बोलता है उसी को संवाद बोला जाता है। ठीक है, यानी डायलॉग डिलीवरी जो है प्रेमचंद की बहुत बेहतर है, और डायलॉग के जरिए क्या है अपनी कहानी को प्रस्तुत करते हैं। यानी कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो डायलॉग है, डायलॉग डिलीवरी के जरिए कह सकते हो कि संवादों के जरिए वो कहानी को पूरी तरीके से रचने का काम करते हैं। ये नहीं किसी खास व्यक्ति को लेकर के कहानी नहीं घूमती है, बल्कि सामाजिक जो समस्या है उसमें डायलॉग डिलीवरी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं किसी इंसान को वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, जैसे हम बात करें जैसे सुमन को, तो सुमन को कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बना रहे, बल्कि सुमन के जरिए वो सामाजिक समस्याओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी सुमन का सहारा लेकर के वो क्या कर रहे हैं, जो भी सामाजिक समस्याएं थी, जैसे वैश्यावृत्ति की समस्या, महिलाओं की जो समस्या है उसको बता रहे हैं सुमन के जरिए। लेकिन सुमन को उन्होंने अपना मुख्य किरदार हीरो नहीं बना दिया सुमन को कहानी का। यानी कह सकते हो कि वो जो कैरेक्टर होते हैं उसको हीरो नहीं बनाते हैं, बल्कि जो संवाद है, संवाद इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद की कहानियों में।
ये नहीं किसी को, जैसे मूलतः हम फिल्मों में देखते हैं तो क्या है, कोई हीरो बन करके निकलता है, बल्कि डायलॉग उसके क्या था वो नहीं, बल्कि कहानी क्या, कहानी पीछे छूट जाती है, कोई व्यक्ति परमात्मा भगवान बन जाता है, खासतौर से हमारी जो हिंदी फिल्में होती हैं। लेकिन प्रेमचंद की जो कहानी उपन्यास हैं या प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, यहाँ पर जो संवाद है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी संवादों के जरिए पूरी समस्या को या जो सामाजिक समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। खास तौर से इस चीज़ को समझना, ठीक है, संवादों में। ये जैसे हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या है, सेवा सदन के चरित्र। तो सेवा सदन के हम चरित्रों की बात करें तो इसमें कुछ जो चरित्र खास तौर से सुमन को लेकर के पूछा जाता है, सुमन को लेकर के। तो सुमन कह सकते कि महिलाओं की एक, उसको सुमन को लेकर के महिलाओं को किस प्रकार की समस्या है और सुमन किस प्रकार से महिला समस्याओं का सामना करती है, उसको लेकर के उन्होंने बता रखा है। खास तौर से इसमें प्रमुख चरित्र कौन है, गौण चरित्र, यानी जो चरित्र हमें कैरेक्टर ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिनका सिर्फ नाम आता है, उनकी कोई बात नहीं उनकी कीजिए, उसको हम गौण चरित्र बोलते हैं। लेकिन सुमन जो है, खास तौर से आप लोग ना 4.4 स्त्री संघर्ष का प्रतीक सुमन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है 4.4, क्योंकि सेवा सदन की जो चरित्र उसमें सुमन का कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है, और इसी सुमन के आगे सुमन को लेकर के पूरी कहानी घूमती है। और सुमन एक प्रकार से जिस लेडी है, एक प्रकार से लड़ाकू है, संघर्षों को संघर्ष करती है, हार नहीं मानती है, ठीक है, कभी भी हार नहीं मानती है, बल्कि संघर्ष ही करती रहती है। और इसीलिए स्त्री संघर्ष उसको बोला गया, महिलाओं की जो समस्या है उस समस्याओं का सामना करती है, ठीक है, निराश नहीं होती है, ठीक है। इसलिए सुमन का जो प्रतीक, सुमन स्त्री संघर्ष का प्रतीक है। जैसे हम लोग बोलते नहीं कि फलाना आदमी रोल मॉडल बन गया, तो कह सकते हैं कि जो सुमन है स्त्रियों की रोल मॉडल बन गई है। इस कहानी में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो सुमन है महिलाओं के लिए स्त्री संघर्ष का क्या प्रतीक है, रोल मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उस प्रकार से इसको बताने का प्रयास किया सुमन को लेकर के, ठीक है। सुमन जैसे संघर्ष करती है, जैसे हम लोगों ने बताया कि भाई पिताजी इसकी शादी करवाना चाहते थे, तो भाई क्योंकि इसकी जो फादर हैं पुलिस थाने में थे, पुलिस में हैं, लेकिन क्या है बेचारे कभी रिश्वत नहीं लिए थे, तो रिश्वत लेते लेकिन पकड़े जाते हैं, पिता को जेल हो जाती है। इस चक्कर में कहता सुमन का जो विवाह होता है किसी विधुर आदमी से होता है। विधुर का मतलब समझते हो, जिसकी सेकंड मैरिज हो, यानी सुमन की तो पहली शादी थी, लेकिन इसका जो पति है उसकी दूसरी शादी थी। सुमन की जब शादी हो जाती है तो सुमन का पति क्या करता है, इस पर बहुत शक करता है बेचारी पर। बाद में शक का मतलब है कि इसका कहीं चक्कर है, कहीं ऐसा है वैसा है, कहीं चली जाएगी, इस प्रकार की चीज़ें हैं। शक का मतलब वही है, ठीक है। फिर क्या होता कि एक दिन ऐसा होता कि भाई सुमन की पति के साथ बनती नहीं है, फिर इसका जो पति घर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। जब घर से बाहर निकाल जाता है तो कहीं पर जाकर किसी से आश्रय मांगती है, वहाँ पर नहीं मिलता है। बाद में यहाँ पर एक भोली है जो वैश्या है, उसके घर पर इसका आश्रय मिलता है। बाद में ये भी वैश्यावृत्ति में चली जाती है, और वैश्यावृत्ति की जो समस्याएं थी उस समस्याओं को लेकर के, क्योंकि वैश्यावृत्ति में जो महिलाएं हैं कोई हंसी खुशी तो आती नहीं है, कोई अपनी मर्जी से आ गया है, तो उन महिलाओं की भी काफ़ी समस्या होती है। इसलिए जो वैश्यावृत्ति में जो महिलाएं थी उनको लेकर के एक आवास बनता है, जिसको हम क्या सेवा सदन बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी स्टोरी, पूरी कहानी जो है सुमन के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन सुमन जो है जो भी समस्याएं, उन सभी समस्याओं का क्या करती है, सामना करती है। इसलिए कह सकते हैं स्त्री संघर्ष का जो प्रतीक है वह सुमन बन जाती है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हेलो, देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्या है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, करबला की अंतर्वस्तु और मूल्यांकन। खास तौर से इसमें अगर आप देखेंगे तो करबला नाटक का अंतर्वस्तु, यानी इसका विचार पक्ष क्या है और इसका भाव पक्ष क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अगर करबला की भाषा आ गई, भाषा विशेषता बताओ, तो करबला जो है पूरी तरह से उर्दू लैंग्वेज में है, उर्दू भाषाओं का इसमें यानी उर्दू की लैंग्वेज ज़्यादा प्रयोग की गई, ठीक है, उर्दू, ठीक है। लेकिन करबला की खास तौर से इसकी अंतर्वस्तु इंपॉर्टेंट हो सकती है, यानी 5.4 जो है इसको हम देखेंगे। जैसे अंतर्वस्तु है, करबला क्या है, एक नाटक है, ठीक है, अगर आप देखेंगे, और ख़ास तौर से नाटक देखो, करबला प्रेमचंद की ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक है। इसका आरंभ यजीद और उसके समर्थक की बैठक से होता है। यजीद उस समय खलीफा घोषित हो चुके थे। उस समय लोगों का विश्वास था कि खलीफा के रूप में उनका चयन इस्लामी परंपरा के अनुसार नहीं हुआ है। हजरत अली के पुत्र हजरत हुसैन को खलीफा बनाया जाना चाहिए था। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस स्टोरी के बारे में क्या है। देखो ऐसा है, जो पैगंबर साहब हैं, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर साहब हैं। पैगंबर साहब के बाद क्या होता है कि इस्लाम में खलीफा बनाने की परंपरा है। खलीफा क्या होता है, एक प्रकार से अगर मैं बता दूं, खलीफा एक प्रकार के है धार्मिक गुरु है।
ये दोनों पोस्ट है, राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रकार की क्या होती थी, पोस्ट होती थी। सबसे बड़ी पोस्ट खलीफा को जो माना जाता था, यानी इस्लाम में एक प्रकार से क्या है, धार्मिक गुरु है। खलीफा को आप कह सकते हैं कि जो ख़ास तौर से पैगंबर साहब की जो परंपरा है, उस पैगंबर साहब की परंपरा को जिसने आगे बढ़ाया, उनको हम क्या बोलते हैं, खलीफा बोला जाता है। लेकिन जब यजीद को खलीफा बनाया गया था तो काफ़ी लोग मानते थे कि भाई जो यजीद को खलीफा बनाया गया है, इस्लामिक परंपरा जो है उसका पालन नहीं किया गया है, बल्कि जो हसरत अली के जो पुत्र हैं हजरत हुसैन, उनको खलीफा बनाया जाना चाहिए। उनके मन में यजीद को यह जानना था कि, इसलिए उनका मन में विश्वास था कि हुसैन उसके नाम की बयात नहीं लेंगे, अर्थात खलीफा के रूप में इनको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी इस्लाम के अनुयायियों ने हुसैन का नैतिक प्रभाव है, इसलिए जब तक हुसैन जिंदा है तब तक यजीद निष्काम शासक नहीं हो सकते हैं। अतः यजीद हुसैन को मारने का आदेश देता है। हुसैन को भी लगता है कि यजीद गलत तरीके से खलीफा बन गए, इसलिए वह कभी भी उसका नाम की बैत नहीं लेंगे। यह इस्लाम की परंपरा के खिलाफ है, अतः इन दोनों के बीच युद्ध होना लाजमी था। नाटक का आरंभ इसी प्रकार से होता है। देखो, खलीफा को लेकर के कौन खलीफा बनेगा, इसको लेकर के तो काफ़ी डिबेट रही, खास तौर से अगर आप देखेंगे। और खलीफा कहाँ बनता था, जो तुर्की है, ठीक है, तुर्की का जो तुर्की में होता था उस वहाँ पर खलीफा जैसे मैंने कहा कि एक प्रकार से पैगंबर साहब की जो परंपरा को जो लोग चलाते थे, मोहम्मद पैगंबर साहब की परंपरा को जिन लोगों ने चलाया, उनको हम खलीफा बोलते हैं। और खलीफा क्या है, एक प्रकार से इस्लामिक धर्म गुरु है, आप कह सकते हैं, जिसकी जो सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि उसको राजनीतिक पद भी प्राप्त है। दोनों प्रकार के पद हैं। मूलतः शुरू में अगर आप देखो तो उसको धार्मिक पद था, बाद में अगर देखोगे तो तुर्की में उसको राजनीतिक पद भी था। दोनों प्रकार के पोस्ट हैं, यानी राजनीतिक और धार्मिक दोनों रूप से पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो यजीद को खलीफा बनाया गया है, उसको लोगों को मानना कि गलत बना दिया, इसको नहीं बनाना चाहिए था, इस्लामिक परंपरा के अकॉर्डिंग चला नहीं, इसलिए जो इसमें यजीद है, जो हसरत हुसैन जो है, इनके बीच में क्या होता है, एक युद्ध होता है। उसको लेकर के प्रेमचंद ने वही क्या है, नाटक इसको लिख रखा है, उसी के बारे में है, ठीक है। यजीद को लेकर, जैसे यजीद शराबी है, वैश्यागामी है, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, यानी लोग बोलते थे जो यजीद है ये धार्मिक व्यक्ति ने, तो इस्लाम में वैसे भी शराब हराम है, ठीक है, वैश्यावृत्ति धर्म को नहीं मानता है, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के जो बोलते हैं, यानी वो इस्लाम नहीं है, मुसलमान नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो लोग करेंगे भैया वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो तो मुसलमानी जो परंपरा है उसको फॉलो ही नहीं करता है, वो तो इस्लाम को मानता ही नहीं है, आपने कैसे उसको खलीफा बना दिया है। इसको लेकर के क्या है, बड़ी डिबेट है, ठीक है। लेकिन जिसको बनाना चाहिए तो बना नहीं है, उसी को लेकर के क्या है, पूरी स्टोरी चलती है, या कह सकते हो पूरी कहानी चलती है, ठीक है। उधर हुसैन कूफा के लिए रवाना हो जाते, कूफा वाले मन बदल जाता है, वह हुसैन का स्थान पर यजीद के समर्थक हो जाते हैं। यजीद का सेना मक्का से ही हुसैन का पीछा कर रही होती है, साथ ही उसके चारों तरफ घेर कर रखा जाता है ताकि वह किसी गुप्त स्थान पर न ले जा पाएँ। पर्याप्त सेना इकट्ठा कर लेने के बाद यजीद ने हुसैन पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उसको आशंका था कि वहाँ के नागरिक कहीं विद्रोह न कर दें। इसलिए फिरात नदी के किनारे होते हुए हुसैन ने काफिले को रोक दिया, ताकि नदी की रक्षा के लिए सेना तैनात कर दी। यही साथ ही आदेश भिजवा देता है, हुसैन को नदी से पानी ना लेने दिया जाए, पर वह कुएं पर भी नहीं खोद सकते थे। गर्मी के मौसम में पानी का कष्ट इतना जानलेवा था कि इसका वर्णन प्रेमचंद ने विस्तार से किया है। देखो, अरब जो है ना, अरब में भैया पूरा रेत है, या जो मक्का मदीना है वहाँ पर है पूरी रेतीली ज़मीन है, वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। पानी तो आप सबने सुना भी होगा, वहाँ पर पानी की बड़ी, तो कहते थे जब ये सेना लेकर के जाता है ना, तो इसको बोला जाता है इसको पानी नहीं पीने दिया जाता है, पानी इसको नहीं मिलता है, साथ में वहाँ पर कुएं भी नहीं खोद सकता था, इसलिए पानी को लेकर के इसको बड़ी समस्या होती है। यानी जो यजीद है और जो हसरत हुसैन है, इनमें लेकर के एक प्रकार से टसल है, एक प्रकार से युद्ध है, किसको लेकर के, खलीफा कौन बनेगा। उसको खलीफा बना दिया है, लेकिन खलीफा बन गया, लेकिन वो क्या है, वो सही नहीं व्यक्ति है, शराबी है, वैश्यावृत्तिगामी है, इस्लाम को मानता नहीं, यानी एक प्रकार से कैसे ढोंगी आदमी को बना दिया है। और उसमें समाज भी उसका क्या करता है, विद्रोह करता है, लेकिन उसके पास सेना ताकत अभी उसको हटा भी नहीं सकते हैं, इसलिए इनके बीच में क्या था, युद्ध होता, टसल होती। उसी को लेकर के प्रेमचंद ने क्या, ये पूरा नाटक लिख रखा है, ठीक है। जैसे इसमें कई क्वेश्चन आता है, इसकी अंतर्वस्तु बताओ, तो अंतर्वस्तु हम क्या लिखते हैं, विचार पक्ष लिखा जाता है, यानी इसका विचार क्या है, यानी पूरे इस नाटक का विचार क्या है। तो इसका विचार पक्ष और दूसरा भाव क्या है, दूसरी जो हेडिंग बनती है भाव पक्ष, यही इसमें लिखा जाएगा। खास तौर से अगर करबला आता है, अगर करबला को लेकर के पूछा जाता है तो यही आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे इसमें भाव पक्ष, इस नाटक के सारे पात्र और घटनाएं स्पष्ट हैं, इन पात्रों के बारे में लेखक का दृष्टिकोण भी स्पष्ट है। ये घटनाएं ऐतिहासिक और ऐतिहासिक होने के कारण इनका अंत भी निश्चित है।
इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए नाटक का भाव भी निश्चित है। नाटक के नायक को शहीद होना है, वह शहादत के करुणा का श्रेष्ठ, यानी कह सकते हैं प्रेमचंद का जो नाटक है ना, ये ऐतिहासिक नाटक है। इसका जो भाव जैसे इतिहास में जैसी कहानी है उसी प्रकार की कहानी है। प्रेमचंद ने इसमें किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा बदलाव भी नहीं किया है। जैसे इतिहास में कहानी उसी प्रकार से इस कहानी को उन्होंने नाटक के जरिए प्रस्तुत करने का कह सकते हैं प्रयास किया है। ठीक है, जो ये आपका करबला है। ठीक है, नंबर 7, साहित्य का उद्देश्य, यानी साहित्य जो लिखे जाते हैं, यानी जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उस उद्देश्य को लेकर के प्रेमचंद क्या करते हैं, उन्होंने एक निबंध लिखा है। खास तौर से इन्होंने इस निबंध को भाषण दिया था, और इसको एक निबंध है प्रेमचंद का कि जो साहित्य होता है यानी जो लिटरेचर है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, साहित्य कैसा होना चाहिए, साहित्य में क्या बदलाव होना चाहिए, साहित्य किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, उसको लेकर के बात किया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 7.2 जो है, साहित्य का उद्देश्य की अंतर वस्तु बताओ। ये अंतर वस्तु आ सकती है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो इसका विचार पक्ष और भाव पक्ष, इसमें दो ही। और दूसरा जो साहित्य का उद्देश्य का, इसकी भाषा कैसे है, शैली विशेषता में तो वही है। इस शैली क्या है वो उसको बताना। भाषा की विशेषता, जब भी भाषा पूछे तो मूलतः आपको जो मैंने बता रखा, जैसे उर्दू भाषा का प्रयोग किया है, हिंदी की भाषा का प्रयोग किया है, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि मूलतः प्रेमचंद उर्दू से आते हैं तो उर्दू तो आपको मिलेगी भाषा में, साथ साथ उसके हिंदी मिलेगी, ये दो चीज़ें तो मिले ही। दूसरा, सामान्य भाषा में बात करते हैं, बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सारी बातें भी इसको पॉइंट बना करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर भाषा आ गई। ठीक है, और साहित्य के उद्देश्य की जो अंतर वस्तु है और भाव पक्ष है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। कौन सा देखते हैं, इसमें देखिएगा बताता हूँ। जैसे इसमें अगर साहित्य का जो आपका उद्देश्य है, ठीक है, जैसे में भाव पक्ष है, जैसे बता रखना भाव पक्ष, जैसा आपको पहले बता चुका कि साहित्य का उद्देश्य निबंध प्रेमचंद का एक भाषण का लिखित रूप है, जो उन्होंने सन 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में दिया। स्पष्ट है कि निबंध पाठ्य विधि है, जो उसके पाठक होते हैं जो निबंध पढ़ सकते हैं, जबकि भाषण श्रव्य विधि है, जो वक्ता द्वारा दिया जाता है और श्रोता सुनते हैं। भाषण को लिखित रूप देने के बावजूद उसमें भाषण के तत्व बनते हैं। भाषण और उसके श्रोताओं की भावभूमि निबंध के पाठक से अलग होती है। कह रहे हैं कि देखो, प्रेमचंद ने इस निबंध को लिख रखा है और भाषण भी दे रखा है। कह रहे हैं कि जो भाषण होता है उसमें एक वक्ता होता है जो भाषण देता है, और वहाँ पे एक श्रोता जो इसको सुनते हैं। लेकिन जो निबंध होता है, लेखक अपना निबंध लिखता है और निबंध के पाठक होते हैं, यानी दोनों क्या है, दोनों अलग अलग प्रकार की श्रेणियाँ हैं। वहाँ पर क्या होता, श्रोता होता है, और यहाँ पर एक प्रकार से क्या होता, पाठक होता है। वहाँ पर अगर देखेंगे जो निबंध भाषण देता है वो क्या है, वक्ता है, और यहाँ पर लेखक होता है। यानी दोनों का क्या है, थोड़ा सा अलग अलग मामला है। निबंध और भाषण में क्या है, जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कह सकते हैं इसका भाव पक्ष बताया गया है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर हम भाव पक्ष तो मैंने बता दिया। भाव पक्ष के बाद इसकी जो अगली जो बातें बताई गई हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, इसका जो वो है पहला जो पार्ट था, इसका अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़ी बुक है। ठीक है, देखिए विचार पक्ष, विचार पक्ष क्या है, विचार पक्ष क्या है, यानी इसकी भाषा साहित्य को बताया कि भाई जो साहित्य है उसमें किस प्रकार की भाषा यूज होनी चाहिए। ये पहला विचार है कि प्रेमचंद कहते हैं कि जो लिटरेचर लिखा जा रहा है, जो साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें एक प्रकार की भाषा जो है, बेहतर भाषा हो, बोलचाल की भाषा हो, कठिन भाषा का यूज ना हो, उस चीज़ों को लेकर के बताते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे, दूसरा जो हेडिंग बनेगा, साहित्य को परिभाषित करने की उन्होंने बात किया है। साहित्य कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसकी परिभाषा देने का भी क्या है, प्रेमचंद ने इसमें प्रयास किया है। इसमें अगर आप देखेंगे, दूसरा परंपरा का प्रति दृष्टिकोण है, यानी जो हमारी परंपरा है, जैसे साहित्य लिखने की जो परंपरा है, उस परंपरा में बदलाव की बात करते हैं। ये उस परंपरा का जो दृष्टिकोण है उसके चेंज होने की क्या करते हैं, प्रेमचंद बात करते हैं। ठीक है, तो यही आपको क्या है, सारी हेडिंग बनानी पड़ेंगी। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। साहित्य के उद्देश्य का क्या है, अंतर वस्तु आ सकती है, तो अंतर वस्तु थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको जरूर देख लीजिएगा। अंतर वस्तु के बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, शैलीगत विशेषताएं, यानी जो साहित्य का उद्देश्य है इसकी शैलीगत विशेषता क्या है। तो अगर आप देखोगे, दो परस्पर विरोधी विशेषताएं हैं, एक तो तरफ तो यह भाषण, दूसरी तरफ क्या है, निबंध है। यानी इसमें दो शैली है, एक तो निबंध की शैली है, दूसरा भाषण की शैली है। दोनों शैलियाँ हैं, कौन कौन सी शैली? ये पहला तो भाषण की शैली है, दूसरा निबंध की शैली है। ये दोनों शैलियों को प्रयोग किया गया इसमें। भाषण जो मंच पे खड़े होकर के बोला जाता है उसकी अलग शैली होती है, शैली मतलब तरीका, ढंग, अंदाज।
और जो निबंध होता है उसकी एक अलग प्रकार की शैली होती है। इसलिए इसकी शैलीगत विशेषता में दो क्या बनेगी, हेडिंग बनेगी, दो हेडिंग बनेगी। एक हेडिंग क्या बनेगी, मूलतः जो बनेगी बड़ी हेडिंग बनेगी वो निबंध शैली, और दूसरी जो बनेगी भाषण शैली। तो भाषण की कैसी शैली होती है आप सबने पढ़ा भी होगा। निबंध की अलग प्रकार की शैली होती है। निबंध जो होता है अगर आप देखेंगे तो किसी एक समस्या को लेकर के सारी पूरी जो स्टोरी तो उसके आसपास चलता है, ठीक है। लेकिन जो निबंध होता उसमें अगर आप जो भाषण होता है वहाँ पर जो वक्ता होता वो कई प्रकार की भाषाओं को यूज करता है ताकि अपने जो श्रोता है उनको बांध सके, ताकि कोई श्रोता भैया बोरिंग ना हो। जब देखा नेता भाषण देता तो किस प्रकार की भाषा का यूज करता है, देते नहीं भाषण, जो भाषण लोग देते हैं उनकी अलग शैली है, उनको बोलने का तरीका अलग है, उनका अंदाज अलग है, उनकी स्टाइल अलग है। लेकिन जो निबंध होता है वो अलग स्टाइल से लिखा जाता है, अलग शैली से लिखा जाता है, अलग तरीका है उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, वही है शैलीगत विशेषताएं। उसी प्रकार से इसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपकी क्या है साहित्य का उद्देश्य की शैलीगत विशेषताएं, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 क्या है, पूस की रात। पूस की रात तो आप सबने भी वैसे भी पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में भी था। अगर आपके पास BHD 1138 रही होगी तो अगर आप देखेंगे पूस रात कहानी का सार पता होना चाहिए। सार में अगर आप देखोगे तो मूलतः क्या है, जो यहाँ पर हल्कू नाम का जो किसान है, ठीक, उसको लेकर के बातें बताई गई हैं। जिस प्रकार से उसने साहूकार से लोन ले रखा है और बार बार साहूकार उससे पैसे मांगने आता है। हल्कू एक बड़ा ही गरीब किसान है और हल्कू बाद में खेती छोड़ने की बात करता है, क्योंकि हल्कू मजदूरी करके पूरा अपना गुजर बसर करता है। मोती नाम का उसने कुत्ता पाल रखा है, जो उसका क्या है एक प्रकार से हमदर्द बनता है। इसमें खास तौर से अगर दो कैरेक्टर हैं, एक तो हल्कू है, दूसरा इसका जो कुत्ता है जबरा उसका नाम है, भाई नाम थोड़ा भूल गया था, जबरा है, ठीक है, कुत्तों को लेकर के। और इसकी जो पत्नी है मुन्नी, ये 2-3 कैरेक्टर हैं खास तौर से हल्कू के लेकर के। तो इसमें कहानी का सार, कहानी तो आपको पता ही होगी, और इसकी कहानी का सार ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरी कहानी कभी नहीं पूछी जाती है। देखो अगर आपको सार पता होगा ना तो संदर्भ सहित व्याख्या भी आएगी, तो लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसमें खास तौर से जो कहानी का सार है, कहानी का अगर हम सार में चलेंगे तो यहाँ पर जैसे कहानी का सार बता रखा है, तो कहानी के सार में अगर देखेंगे पूस की रात एक ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी है। इस कहानी का नायक हल्कू है, जो मामूली किसान है। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर खेती करता है। खेती से जो आती है ऋण चुकाने में चली जाती है। सर्दी में उसने कंबल खरीदने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और जिसको क्या है साहूकार मांग करके लेकर के चला जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी उसका विरोध करती है, किंतु वह लाचार है। ये क्या, साहूकार से पैसे ले रखे हैं खेती करने के लिए, बाद में 3 रुपए बड़ी मुश्किल से उसने इकट्ठे कर रखे थे और साहूकार को देने पड़ जाते हैं। अपनी फसल की देखभाल करने के लिए वो रात में आता है। उसका जो पालतू कुत्ता है जबरा उसके साथ है, लेकिन वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है। यानी हल्कू का जो हमदर्द कौन बनता है, उसका जो कुत्ता है। पौष का महीना है, ठंडी हवा बह रही। हल्कू के पास चादर ओढ़ने के सिवा कुछ नहीं था। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड बहुत ज़्यादा थी जिससे वो कुछ नहीं। आम के पास वहीं पर बगीचा था जहाँ पर पत्ती इकट्ठा करता है, उसको जलाता है, लेकिन आप सबको पता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो बड़ी जल्दी राख बन जाती हैं, तो उसके ठंड भी नहीं जाती, बेचारे को ठंड भी लग रही है, ठीक है। और बाद में जो उसका कुत्ता है उसके साथ थोड़ी सी गर्माहट में रहता है, लेकिन बेचारा किसी तरह से सोता है, लेकिन फिर भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी बीच पता चलता है कि उसके खेत में जो नील गाय है घुस गई है। नील गाय इसके खेत को भी चर जाती है। जबरा जो है भौंकता है, लेकिन फिर भी हल्कू एक बार उठने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड का झोंका इतना तेज़ से लगता है कि जो हल्कू एक फिर लेट जाता है, क्योंकि हल्कू लगता है कि चलो नील गाय सारा खेत चर जाएगी तो आकर के मुझे ठंड में यहाँ पर सोना नहीं पड़ेगा। यानी हल्कू क्या है, हल्कू में एक प्रकार से हमें क्या निराशा दिखाई पड़ती। और यहाँ पर जो प्रेमचंद हैं वो क्या बता रहे हैं, किसान की समस्याओं पर उन्होंने क्या है अपना ध्यान केंद्रित, यानी किसान को किस प्रकार की समस्याएं हैं, साथ में जो फार्मर यानी जो किसान है वो किस प्रकार से जो साहूकार महाजन हैं उनके ब्याज के तले दबा हुआ है बेचारा। और हल्कू अपनी समस्याओं को लेकर के बाद में वो खेती भी नहीं करना चाहता है, उसको छोड़ने का भी मन बनाता है। तो एक कहानी जो स्टोरी है आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और इसी से रिलेटेड आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी देखने को मिल सकती है, कोई न कोई इसमें से आ सकती है। तो देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरी बात ध्यान सुना, इसमें जितने उपन्यास हैं खास तौर से जैसे अगर बात करूँ जैसे सेवा सदन बता रहा हूँ, दूसरा है जो करबला है ये नाटक है, ठीक है। अगला जो है निबंध, जो अगर आप देखेंगे
ठीक, साहित्य का उद्देश्य, ये 3 हो गया। उसके बाद जितनी कहानियाँ हैं, जैसे यहाँ पर 2 बैलों की जोड़ी है, अभी हमने जो पूस की रात की बात की, पंच परमेश्वर है, ईदगाह है, ये जितनी कहानियाँ हैं, इन कहानियों के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और क्योंकि इन कहानियों से रिलेटेड जितना मैंने बोला है, इसमें से कोई न कोई संदर्भ सहित व्याख्या आएगी। ठीक है, आपके एग्जाम में कितनी 3 संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है, टोटल 6 आती हैं और एक संदर्भ सहित व्याख्या 12 नंबर की है। ठीक है, और लगभग कितने 36 नंबर का हो जाएगा, 12 3 36, तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो संदर्भ सहित व्याख्या से आनी है। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो संदर्भ सहित व्याख्या ही आनी है। क्या आएगी पहला क्वेश्चन में? संदर्भ। और पहला क्वेश्चन करना आपको हमें क्या कंपलसरी है, आपको करना जरूरी है। इसलिए आपको क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आप ना अगर पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम उसकी जो सार है, जो शॉर्ट में है, उसको पढ़ लीजिए, ताकि जब कोई भी संदर्भ सहित व्याख्या करने को आए तो कम से कम आप इतना डिफाइन कर पाएँ, पता लगा पाएँ कहाँ से आया है और संदर्भ सहित व्याख्या को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले जो संदर्भ लिखा गया है उसको उदाहरण करके देखो। जैसे आपको पूरा संदर्भ नहीं लिखना, जैसे एक काम करना, जैसे 2 अक्षर आगे के लिखने हैं और 2 अक्षर लास्ट के लिखने हैं, बीच में डॉट डॉट करके कर देना है। जैसे लिखोगे उदाहरण, जैसे आपने लिखा संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, जैसे आपने डाला क्वेश्चन नंबर 1, संदर्भ सहित व्याख्या लिखी कैसी जाती, मेरी बात सुनो सबसे पहले। जैसे तुमने लिखा उदाहरण लिखा तो उदाहरण लिख दिया, फिर क्या करना है, जैसे तुमने लिखा जैसे यहाँ पर जबरा शायद, इतना किया, फिर डॉट डॉट डाल दो, फिर लास्ट में जैसे इसमें लिख रहा है अणु प्रकाश में चमक रहा था, लास्ट में लिख दो अणु प्रकाश में चमक रहा था, इतना हो गया। उसके बाद आपको हमें क्या लिखना, संदर्भ। संदर्भ में क्या बताना कि जो ये प्रसंग है वो हमारी पाठ्य पुस्तक प्रेमचंद की बुक BHDE 143 से लिया गया है, जिसमें हल्कू किसान के बारे में बताया गया है, जो कह सकते किसान की समस्याओं पर बात करते हैं। और इसमें प्रेमचंद कह सकते हैं कि किसानों की समस्याओं के बारे में उन्होंने ध्यान दिलाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगी, सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा। सबका संदर्भ मोस्टली बुक का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर है और उस जो प्रसंग आया है उस प्रसंग में क्या है, उसके हिसाब से क्या करनी है, आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद आपको क्या करनी है, उसकी पूरी व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब क्या होता है, उसमें जो 4-5 लाइन दी गई हैं संदर्भ में, उदाहरण में जो 4-5 लाइनें दी गई हैं, उन लाइनों को आपको क्या करनी है, हिंदी बतानी है। उसको थोड़ा डिटेल में बताना है, क्या है क्या नहीं, उसको थोड़ा हिंदी यानी स्टोरी को थोड़ा खुला करके यानी अपने शब्दों में उसी को बता देना है। जैसे आपको पता जाए कि ये कहानी पंच परमेश्वर से है तो पंच परमेश्वर रिलेटेड जो आपको बता देना। लास्ट में जब आप व्याख्या कर देंगे, व्याख्या को अगर मैं बात करूँगा, व्याख्या आपको 1 पेज की कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग व्याख्या को ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो, व्याख्या कितनी लिखनी है आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, दूसरा व्याख्या के बाद आपको क्या लिखना, विशेष लिखना है। विशेष में मूलतः जो विशेष में लिखा जाता है, जैसे इसमें खासियत क्या है, जैसे लिख देना भाषा सरल और सहज है, उर्दू भाषा का प्रयोग किया है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, 1-2 बातें और जो हैं जैसे उसके बारे में बता देना। इस प्रकार से संदर्भ। देखो जो संरचना शिल्प लिखना है उसके लिए मेरी बात मानो तो कम से कम आप लोग ना एक संरचना शिल्प मोस्टली अगर आप जो लिखना, संरचना शिल्प बोल रहा हूँ, संदर्भ सहित व्याख्या, एक संदर्भ सहित व्याख्या को मूलतः आप लोग ना 2 पेज तो जरूर लिखना, कम से कम आगे और पीछे इतना तो जरूर लिख करके आना, क्योंकि 3 लिखनी है ना, क्योंकि 12 नंबर के, तो 12 नंबर के लिए मोस्टली 2 कम से कम, और एक अगर आप ज़्यादा लिख सकते हो तो 3 से ज़्यादा में। जैसे एक पन्ना है, आगे लिख दिया, फिर एक पेज में आगे पीछे होता, आगे पीछे लिख दो, एक और लिख दो। हर एक संदर्भ सहित व्याख्या मोस्टली 2 पेज में या 3 पेज में करना है, क्योंकि 12 नंबर का है तो 12 नंबर के कम से कम 2 पेज, ज़्यादा ज़्यादा 3 पेज, यानी 3 यानी 6 पेज में आपकी तीनों आ जानी चाहिए। और जो फिर 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन करने हैं, और जो 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन करने हैं उनको 4-4 पेज में लिखना है, 4 से कम नहीं लिखना बिल्कुल भी। अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो आप उसको 3 पेज में कर सकते हैं, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। लेकिन संदर्भ सहित व्याख्या को शुरू में कर लेना और डिफाइन कर लेना कि कौन से जो संदर्भ सहित व्याख्या करनी कौन से चैप्टर से है, उसको डिफाइन हो जाएगी। तो जैसे मैं लिखने को बता रहा हूँ उसी प्रकार से हर एक संदर्भ सहित व्याख्या आपको लिखनी है, पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले उदाहरण लिखा, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, उसका प्रसंग लिखा, फिर उसकी व्याख्या लिखी, और फिर लास्ट में उसका हमने क्या लिखा, विशेष लिखा। इस प्रकार से 3 संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी। देखो एग्जाम में तो 6 आएगी, लेकिन उसमें से हमें 3 ही करनी है। ठीक है, हल्के का चैप्टर नंबर 9 क्या है, ये भी पूस की रात से रिलेटेड है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें खास तौर से आप सब लोगों को संरचना शिल्प, जैसे शैली है, भाषा और संवाद है, 3 चीज़ों का, क्योंकि इसमें भी संवाद आता है,
शैली, भाषा, संवाद हो गया, इसमें संवाद है। संरचना शिल्प करना है। और अगर आपको जो करना है चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण में जैसे खास तौर से जिसमें इसमें हल्कू का चरित्र चित्रण आ जाएगा, ठीक है, जबरा का चरित्र चित्रण और मुन्नी का भी का आज लिख सकते हो। बाकी इसमें जो इसका जो पैसे मांगने आता है, जो वो है साहूकार है, सहना नाम है ना, सहना का भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा बता नहीं रखा है। लेकिन आपको जब 20 नंबर में चरित्र चित्रण आ गया तो आपको चरित्र चित्रण में सबका चरित्र चित्रण बताना, जैसे डिफाइन कर रहे हैं हल्कू का बताओ तो हल्कू का ही बताना पड़ेगा। लेकिन ओनली लिख दिया कि जैसे लिख दिया भाई पूस की रात का चरित्र चित्रण कीजिए 20 नंबर, तो 20 नंबर में इसमें जितने कैरेक्टर हैं सबको उठा लेना है। और जैसे डिफाइन करें जबरा का बताओ, मुन्नी का बताओ, खास तौर से अगर सिंगल आता तो हल्कू ही आता है, ठीक है। चरित्र चित्रण इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे दूसरा शैली संरचना शिल्प इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो प्रतिपाद आता, प्रतिपाद को देखो किसी भी चैप्टर का अगर प्रतिपाद पूछा जाता तो प्रतिपाद का मतलब था कि जैसे प्रेमचंद ने इस कहानी को लिख रखा है तो इनका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य क्या है, किसान की समस्या को बताना, किसान। दूसरा उद्देश्य क्या भैया, किस प्रकार से जो किसान है, जो साहूकार है, उसके ऋण के तले दबा हुआ है, दूसरी सामाजिक समस्या। तीसरी सामाजिक समस्या, जो किसान है वो भाई खेती नहीं करना चाहता है क्योंकि उसने साहूकार से ऋण ले रखा है और उसको किस प्रकार की समस्या, मजदूरी करके सारा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, तीसरी होगी। चौथी समस्या बताता कि जो साहूकार लोग हैं वह किसानों को तो ऋण देते हैं, लेकिन किसान को जब एक बार ऋण ले देता है तो वह अपने ऋण से कभी उभर भी नहीं पाता है, पूरे जीवन उसको ऋण ही देना पड़ता है, उसकी पूरा जीवन चला जाता है, ठीक है। यानी किसान की समस्याओं पर कह सकते हैं प्रेमचंद ने इसको, यानी किसान की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करवाने के लिए इस कहानी को उन्होंने लिख रखा है। तो प्रतिपाद जो होगा, प्रतिपाद किसी का, प्रतिपाद का मतलब कि जो लिखा गया उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो प्रतिपाद पूछा जा सकता है, लेकिन प्रतिपाद आता है, किसी का भी प्रतिपाद आ सकता है। तो सबका जो प्रतिपाद है, अगर आप स्टोरी के बारे में जानते हैं, कहानी के बारे में जानते हैं, तो प्रतिपाद आप किसी का भी लिख सकते हैं, यानी उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे शुरू में हमने पढ़ा सेवा सदन है, तो सेवा सदन का उद्देश्य क्या हो सकता है कि भाई जैसे वैश्यावृत्ति को समाज के सामने लेकर के आते हैं, महिलाओं की समस्याओं को सामने लेकर के आते हैं, तो उस टाइप से भी अगर प्रतिपाद है इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रतिपाद पूछा जरूर जा सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शतरंज के खिलाड़ी। भाई शतरंज के खिलाड़ी इतने ज़्यादा, ये अगर आप देखोगे ये जो स्टोरी है वो लखनऊ की है, ठीक है। इसमें दो लोग हैं और शतरंज इतना खेलते हैं, इनको किसी को कानो कान खबर नहीं है, इनके घर वाले भी इनको बाहर निकाल देते, फिर भी बेचारे शतरंज ही खेलते रहते हैं। उस समय अगर आप देखो 1857 की क्रांति चल रही है और अंग्रेज़ों ने पूरा कह सकते पूरा जो अवध का इलाका या कह सकते जो लखनऊ है उस पर कब्जा कर लिया है, फिर भी ये शतरंज खेलते ही रहते हैं। यही जैसे हम लोग बोलते नहीं, कोई आदमी किसी खेल में किसी चीज़ में इतना लीन हो जाता है, आसपास क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं चले। ये लोग शतरंज के इतने तगड़े खिलाड़ी हो गए थे, इनको कुछ पता नहीं चलता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। यही शतरंज की है। तो खास तौर से इसमें आपको कहानी का सार इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो शतरंज के खिलाड़ी हैं इसको कहानी हम लोग, क्योंकि कहानी पता रहेगी तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। जो शतरंज के खिलाड़ी है, ठीक है, थोड़ा हम लोग इसकी कहानी को देखते हैं। देखो फुल कहानी तो कभी नहीं आती है, पूरा कहानी का वाचन, कहानी का सार आ सकता है। देखिएगा जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, यह कहानी वाजिद अली शाह के समय की। वाजिद अली शाह कौन है, जो अवध के नवाब हैं। लखनऊ विलासता के रंग में डूबा है। लखनऊ में क्या भैया विलासता है, नवाबी है ना, शहर है ना। मिर्जा साजिद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय शतरंज खेलने में बिताते थे। दोनों मित्र नाश्ता करके खेलने में, यानी जो दो मित्र हैं, कौन कौन मित्र हैं, साजिद अली और रोशन अली। और शतरंज के क्या है, पूरा माहिर खिलाड़ी, खाना खाते ही काम करते ही पूरा दिन शतरंज खेलता है, ठीक है। देर रात तक उनका खेल चलता रहता है। चूँकि मिर्जा के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था, इसलिए जो शतरंज खेलने का काम होता था वो मिर्जा के घर पर होता था। मिर्जा की बेगम साहिबा इस खेल से बहुत चिढ़ता थी। अरे बताओ, उनका हस्बैंड पूरे दिन शतरंज खेलेगा तो क्या उनको अच्छा नहीं लगता था, दिन रात बैठ करके शतरंज खेल रहे हो। एक दिन बेगम ने सिर दर्द का बहाना बना करके मिर्जा को घर के अंदर बुलाया। मिर्जा नहीं आए। मीर बाजी हार रहे थे, इसलिए उन्होंने मिर्जा को ज़बरदस्ती घर के अंदर भेजा। बेगम साहिबा गुस्से में थी, उनका गुस्सा मीर साहब पर ज़्यादा था, इसलिए मिर्जा के
मना करने पर भी वह कमरे के अंदर गई और शतरंज की बाजी पलट दी। मीर साहब कमरे के बाहर टहल रहे थे, भीतर का रंग देख करके भाग खड़े हुए। यही कह सकते हैं कि ये लोग शतरंज खेलने में इतना ज़्यादा लीन हो गए हैं कि इनको कुछ खबर नहीं होती है। ठीक है, उसी को लेकर के पूरा चैप्टर बताया गया किस प्रकार से। इस वाक़ये के बाद मीर साहब के यहाँ पर बाजी जमने लगी, क्योंकि वहाँ पर अब उनके यहाँ पर नहीं लगती थी। मीर साहब की भी बेगम मीर साहब के बाहर रहने से बहुत खुश थी, लेकिन क्योंकि अब अनुपस्थिति में वह स्वाधीनता का अनुभव करती थी। लेकिन अब नई परिस्थिति, उसी समय स्वाधीनता और दरवाजे पर ताक झांक की बाधा उपस्थित रही। इन दोनों बेगम साहिबा द्वारा भेजा गया सवार सरकारी घुड़सवार बनकर मीर साहब की खोज करता है, उनके घर पहुंचता और बताता है कि उनको मोर्चने पर जाना है। यह सुनकर मीर साहब के होश उड़ गए। दूसरे दिन बाजी गोमती नगर के किनारे एक पुनारी मस्जिद में जमने लगी। देश उस समय भयंकर दशा थी। देश में अंग्रेजी कंपनी लखनऊ में फौजें की ओर बढ़ रही थी। शहर में हलचल मची थी, किंतु मिर्जा और मीर साहब निश्चिंत होकर के शतरंज खेल रहे थे। अरे भाई एक बात बताओ, लखनऊ में मार काट मची हुई, अंग्रेज आकर के पूरा जमा गए हैं और पूरा लखनऊ को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जो मीर साहब और जो मिर्जा है शतरंज खेलने में लगे हैं। पुरानी कोठी में जाकर खेल रहे हैं, कैसे खंडहर में खेल रहे हैं। इतना ज़्यादा शतरंज के खिलाड़ी थे, यानी हम लोग बोलते नहीं जैसे, यानी एक प्रकार से इन लोगों को नशा था। किसका? शतरंज खेलने का नशा है। ऐसा है। शहर में हलचल है, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वाजिद अली शाह को पकड़ लिया गया है, उन्होंने सेना के सामने से निकाल दिया गया। उनके जाते ही फिर बाजी, यानी कह सकते हैं जैसे अंग्रेजी सेना जाती है, वाजिद अली शाह को पकड़ लिया जाता है, वैसे फिर ये लोग क्या करते हैं, खेलने लग जाते हैं। खेल में हार जीत को लेकर के इन दोनों में कहाँ सुनी हो गई? किसमें? इन दोनों में, मीर और मिर्जा में। ठीक है, खेल में हार जीत को लेकर के दोनों में कहाँ सुनी हुई, और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने तलवार निकाल ली और आपस में तलवारबाजी करते दोनों क्या होते हैं, मर जाते हैं। यानी शतरंज खेलते खेलते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। शतरंज खेलते खेलते इनके घर वाले इनको घर से बाहर निकाल देते दोनों को। फिर जाकर के खंडहर में खेलते हैं, गोमती नदी के किनारे भी खोल रहे हैं। लखनऊ में गोमती नदी है, नदी कौन सी? गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ। ठीक है, यानी कह सकते हो कि इतने बेसुध आदमी हैं, खेल में इतने ज़्यादा लीन है। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल में लीन रहते हैं, वो लड़का खाना भी खा रहा तो मोबाइल लेकर के बैठा, बाथरूम में जा रहा वहाँ भी मोबाइल लेके जा रहा है। जिस प्रकार से आजकल के बच्चे होते नहीं हैं, उसी प्रकार से लोग शतरंज के पूरा वो हैं, उसी शतरंज खेलने में पूरा लीन है। क्या हो रहा क्या नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही पूरी क्या शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसकी जो स्टोरी है। फिर इसकी जैसे संदर्भ सहित व्याख्या आ सकती है, तो कोई भी संदर्भ सहित व्याख्या इसमें से आ सकती है। तो आपको अगर आपने स्टोरी पढ़ रखी है तो आपको क्या है, डिफाइन करना आसान हो जाएगा कि कौन सी स्टोरी आई है। संदर्भ सहित व्याख्या जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, कोई भी आ सकती है। और जैसे मैंने बता रखा संदर्भ सहित व्याख्या कैसे लिखनी है, सेम उसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 क्या है? चैप्टर नंबर 11 में अगर आप देखेंगे, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन में खास तौर से जो संरचना शिल्प जो मैंने बता रखा है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, चरित्र चित्रण, मीर और मिर्जा का चरित्र चित्रण लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों किस प्रकार से शतरंज खेलते हैं। भाई पूरा लीन है। जैसे होता नहीं मोबाइल, आजकल के बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, मोबाइल ही चलाता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता घर में कौन आ रहा, घर में कौन जा रहा, कोई फर्क नहीं। उसी प्रकार से मीर और मिर्जा शतरंज इतना खेलते हैं कि लखनऊ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, वाजिद अली शाह को पकड़ ले गए हैं, फिर भी इनको कुछ पता नहीं चलता। और बाद में शतरंज में झगड़ा भी कर लेते हैं, तलवारें भी करके आपस में मर भी जाते हैं। तो क्या है संरचना शिल्प में, क्या है इसकी जैसे शैली क्या है, भाषा क्या, संवाद क्या है, इसको हेडिंग बना करके क्या करना भाई हमको एक्सप्लेन करेगा। चरित्र चित्रण आपको लिखना पड़ेगा मीर और मिर्जा का, और इनकी जो बेगमें हैं उनका लिखना पड़ेगा वो। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कहानी का मूल्यांकन में अगर आप देखेंगे तो इसका प्रतिपाद्य इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रतिपाद्य इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रतिपाद्य लिख सकते हो। ठीक है, जो भी खास तौर से जो इसमें मैंने बताया है, अगर आप देखेंगे संरचना शिल्प, चरित्र चित्रण और प्रतिपाद्य। ठीक है, यह कथा वस्तु, देखो कथा वस्तु में स्टोरी का ही लिख देना। कथा वस्तु जब भी पूछे, यानी कथा में स्टोरी पूछ रहा, स्टोरी से रिलेटेड ही सारी बातें अगर आप लिखेंगे वही कथा वस्तु में पूछा जाता है। ठीक है, हमारा क्या है, पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर में अगर हमें क्या देखना है, कहानी का सार, इसको पढ़ना है बस खाली। 12.2 स्टोरी को जानना, स्टोरी को हमें इसलिए जानना है ताकि इसमें संदर्भ सहित व्याख्या आएगी, तो संदर्भ सहित व्याख्या को हमें लिखने में आसानी रहेगी। पंच परमेश्वर। ठीक है,
फुल स्टोरी को अगर आपको टाइम होगा तो फुल स्टोरी अगर आपने पढ़ रखी है पढ़ लेना, टाइम मिलेगा। लेकिन अगर पूरी टाइम नहीं तो कम से कम सार तो पढ़ ही लेना, ठीक है। सार छोटा सा रहता है, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पर देखिएगा, पंच परमेश्वर कहानी का सार। कहानी का आरंभ इस वाक्य से होता है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। यह वाक्य दोनों आगे चल कर के कहानी का पूर्ण विकास में भूमिका निभाते हैं। कौन है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। इन दोनों में क्या भाई बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मित्रता है, फ्रेंडशिप है। जुम्मन शेख अपनी मौसी की सारी जायदाद यह कह करके अपने नाम लिखवा लेते हैं कि पूरी ज़िंदगी उनकी सेवा करेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे। मगर कुछ समय के बाद जुम्मन और उनकी पत्नी मौसी के प्रति व्यवहार बदल जाता है, जिससे परेशान होकर मौसी पंचायत पहुंच जाती हैं। इस कहानी में मौसी अपने हक के लिए संघर्ष तो करती है, लेकिन साथ ही उसका व्यक्तित्व बहुत ही संवेदनशील है, तार्किक है। मौसी का उसकी संवाद शैली बहुत मार्मिक है। मौसी की पंचायत के लिए अलगू को बुलाने के लिए मौसी से जब अलगू अपनी मित्रता की दुहाई देता है तो मौसी कहती है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान से बात कहेंगे। अलगू के पास कोई उत्तर नहीं होता। वह पंचायत में आता है। पंचायत में सरपंच अलगू को यानी अलगू को चौधरी बना देते हैं, यानी मेन वही था। अब अलगू चौधरी के सामने धर्म संकट था। यदि वह न्याय करेगा तो सरपंच पद की गरिमा बचाकर मौसी के पक्ष में फैसला सुनाएगा तो जुम्मन से उसकी दोस्ती टूट जाएगी, और यदि वह जुम्मन के पक्ष में फैसला सुनाता तो सत्य और न्याय की पराजय होगी। अंत में वह ग्रामीण सामाजिक मूल्यों की मर्यादा रखते हुए सत्य और न्याय का पक्ष लेता है, और मौसी जुम्मन द्वारा मौसी के व्यवहार को महज यानी कि एक प्रकार से हर्जाना देने का फैसला सुनाता है। इस फैसले से सभी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जुम्मन नाराज हो जाता है। वह बदला लेने की सोचता है। देखो इसमें क्या है कि जो जुम्मन शेख हैं इनकी एक मौसी थी, खासतौर से मौसी को खाला ही बोलते हैं ना, हेलो, ठीक है। इनकी जो खाला है भाई मूलतः होता नहीं, हम लोग देखते हैं ना, जैसे कोई अकेली लेडी है उसको यानी इसके बच्चा उच्चा तो नहीं था, तो वह अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख ने बोला कि खाला एक काम करो, सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन जैसे भैया मौसी ने अपनी जायदाद लिखी, वैसे जब तक तो जायदाद लिखी नहीं थी, जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई, रजिस्ट्री हम कह सकते हैं, रजिस्ट्री जब तक नहीं हुई तब तक तो मौसी को बिल्कुल उनको कह सकते 56 भोग खिला रहे थे खाला को। लेकिन जैसी रजिस्ट्री हो गई वैसे ही कह सकते हैं कि जुम्मन शेख और उनकी पत्नी का जो व्यवहार है पूरा बदल जाता है। भैया एक बात, वो बूढ़ी लेडी है, आपने तो उसको बोल दिया कि सारी जायदाद हमारे नाम का, तो हम आप तो जब तक आप जिएंगे तब तक हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन जैसे रजिस्ट्री वैसे आप बदल गए, तो पंचायत में जाती हैं। पंचायत में जो जुम्मन शेख का जो दोस्त हैं, कौन है? अलगू चौधरी, वो सरपंच हैं, मुखिया हैं, और फैसला मौसी के पक्ष में सुनाते हैं। वो किसके पक्ष में? मौसी के पक्ष में। और इससे क्या होता है कि जो जुम्मन शेख हैं और जो अलगू चौधरी हैं, इनके दोनों में जो दोस्ती है उसमें खटास आ जाती है। कहानी आगे चल करके अलगू चौधरी के एक बैल को किसी ने जहर देकर मार दिया, जिसका शक जुम्मन पर जाता है। बचे हुए एक बैल को अलगू चौधरी साहू को बेच दिया। दिन रात कठोर मेहनत करवाने के लिए बैल चारा पानी उचित प्रबंधन न करते उसकी मृत्यु हो जाती है। बैल की कीमत अभी तक अलगू को नहीं मिली। लगातार कहने के बावजूद भी जब साहू ने अलगू के पैसे नहीं लौटाते उसने पंचायत का निर्णय लिया। इस पंचायत में पंच चुनने गए जुम्मन शेख को अपना बदला लेने का अवसर मिला, लेकिन अब भी वह अलगू चौधरी की तरह ही पंच पद की गरिमा का बरकरार रखते हैं और फैसला न्याय के पक्ष में अलगू के चौधरी के सुनाते हैं, और दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जुम्मन शेख को लगता था कि अलगू चौधरी ने जो मौसी का पक्ष लिया है मैं इससे बदला जरूर लूँगा, लेकिन बाद में जब जुम्मन शेख को चौधरी बना जाता है तो वह अगर देखोगे तो अलगू चौधरी के पक्ष में ही फैसला सुनाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं बदला नहीं लूँगा। लेकिन इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जो पंच परमेश्वर है, यानी जो अदालत होती है, जो जज होता है, वह हमेशा सच्चाई का साथ देता है। किसी उसके लिए कोई दोस्त नहीं है, उसके लिए कोई फ्रेंड नहीं, उसका कोई मित्र नहीं है, चाहे उसकी पत्नी ही हो, चाहे उसका बेटा ही हो, चाहे वो कातिल है तो उसको सजा सुनाएगा ही सुनाएगा, क्योंकि पंच क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर मतलब भगवान के समान होता है जो पंच होता है। नहीं कह सकते जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या है, इसमें जो न्यायाधीश हैं भगवान के बराबर हैं। या इस प्रकार से ये कहानी यही संदेश देती है। ये कहानी हमें यह बताती है कि जब हम कभी भी डिसीजन ले, कभी भी फैसला करें तो हमें सच्चाई के साथ करनी चाहिए। हमें दोस्ती, रिश्तेदारी है, भाई है, बहन है, सगा संबंधी है, इसके देखते ही हमें फैसला कभी भी नहीं सुनाना चाहिए।
ठीक है। हमें सच्चाई के साथ न्याय करना चाहिए। कभी भी अगर आप न्याय कर रहे हैं तो न्याय करते समय ये ना देखें कि कोई हमारा दोस्त है, भाई है, फ्रेंड है, बल्कि हमें चाहे हमारा दुश्मन भी हो उसके साथ भी अन्याय अगर हुआ है तो उसको न्याय उसको मिलना चाहिए। एक कहानी यह संदेश देती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा कि चैप्टर नंबर 13 क्या है, पंच परमेश्वर कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें अगर आप देखेंगे जैसे खास तौर से कथा वस्तु, चरित्र चित्रण में अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, और मौसी का भी लिख देना। मौसी में तो कई बार हमने बातें मौसी को जैसे बताया भाई बड़ी मार्मिक हैं, बातें करती हैं, बातें भी मान लेती हैं, बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं, यानी उनका जो है जज्बाती बड़ी है मौसी। अरे भाई कोई लेडी जैसे अगर बात कहूँ, आज के आदमी तो ज़मीन ना लिखें, बोलेंगे नहीं जल्दी नहीं लिखेंगे, लेकिन उस समय उन्होंने लिख दिया था। आज अगर कोई अकेला बूढ़ा व्यक्ति हो या बूढ़ी महिला हो, अगर उसके पास संपत्ति होगी ना तो उसको है कि अगर मैं लिख दूंगी ना तो रजिस्ट्री होते ही काम नहीं करेगा। इसलिए तो आजकल के लोग लिखते नहीं, मूलता देखने की आप आस पास मिलता होगा ना कि अगर कोई बोलता है कि चलो लिख दो, चलो हमको दे दो, तो बेचारा 100 बार सोचता है, जब उसको बिल्कुल कंफर्म हो जाए तभी लिखता है। नहीं तो मूलतः हम लोग देखते हैं कि जैसे आप लिखते हैं ना वैसे आदमी बदल जाता है। ये तो सच्चाई है, तो सब आज भी यही सच्चाई है। आज भी अगर आपने लिख दिया है तो समझ लो हो ही जाता है, फिर कोई नहीं करता है। जब तक लिखा नहीं जाता तब तक तो माँ बाप की बच्चे भी सेवा करते हैं, लेकिन मान लो अगर कहीं माँ बाप ने उनके नाम लिख दी संपत्ति तो बच्चों का जो व्यवहार है बिल्कुल रियल में बदल जाते हैं, ठीक है। खास तौर से इसमें देखो कथा वस्तु में वही बताना है। चरित्र चित्रण तो 2 लोगों का मैंने बताया है। संरचना शिल्प में इसकी भाषा बतानी कैसी है और इसकी शैली, और इसमें संवाद है मौसी को लेकर के, जुम्मन शेख को लेकर के, अलगू चौधरी वाला जो संवाद है, ठीक है। इस कहानी का प्रतिपाद क्या है? प्रतिपाद वही है जो हमने अभी थोड़ी सी बात किया था, पंच परमेश्वर है, उस प्रतिपाद को लेकर, यानी जो पंच होता है परमेश्वर के बराबर है, भगवान का दर्जा है। इस बात को यहाँ पर प्रेमचंद बताने का प्रयास करते हैं कि प्रेमचंद जी ये बता रहे हैं कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं तो किसी के साथ पक्षपात ना करें। आपका भाई हो, बेटा हो, बहन हो, ये मत देखिए, बल्कि आप सही डिसीजन आपको लेना चाहिए, ठीक है। नंबर 14 क्या है? ईदगाह। तो ईदगाह में क्या है? कहानी का सार सबसे पहले खास तौर से स्टोरी में, और इसमें संदर्भ सहित व्याख्या, यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। जो कहानी का सार क्या है? ईदगाह एक साधारण बच्चे की कहानी है जिसके माता पिता का निधन हो चुका है। उसकी बूढ़ी दादी हैं, ठीक है, हामिद की। आसपास के घरों का छोटा मोटा काम करके थोड़े से पैसे मिलते हैं, उसी में आमीना आमीना उनका नाम है दादी का। ऐसे में रमज़ान ईद आ जाती है। त्यौहार का दस्तूर है कि घर में मिठाई बने, त्यौहार का उल्लास मनाया जाए। आमीन किसी तरह से बचाए हुए पैसों में से 3 पैसे हामिद को देती है, कांपते हुए हृदय से शहर जाने की अनुमति देती है। ईदगाह शहर में है जहां ईद की नमाज होती है। गांव के सभी बच्चे भारी उत्साह के साथ सब लोग जुलूस में शक्ल में ईदगाह जाने के निकलते हैं। नमाज के बाद सब रोज़ा खोलने के लिए खाने पीने का सामान तलाशते हैं, पर अपनी रुचि व हैसियत के अनुसार सब लोग खाते पीते हैं। हामिद की टोपी के सारे बच्चों कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन हामिद अपने आप पर, भाई उसकी जो टोली है, जो मित्र है, वो तो भाई उनके पास पैसा है तो खा लेते हैं। इस बच्चे के पास तो ज़्यादा पैसे नहीं, 3 ही पैसे इसको मिले हैं। उसे एक दुकान पर चिमटा दिखाई पड़ता है और वह 6 पैसे का चिमटा का मोल भाव करके 3 पैसे में उस चिमटे को ले लेता है। चिमटा तो 6 पैसे का था, लेकिन 3 पैसे में किसी तरह नहीं बार्गेनिंग करके ले लेता है। अब उसके दोस्त इस चिमटे को देख करके उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वह धैर्यपूर्ण अपने चिमटे की तुलना खिलौने से करता है और जवाब देता है। आखिर सब बच्चे घर लौटते हैं तो सबके मिट्टी के खिलौने खेल कूद में मिट्टी में मिल जाते हैं, और उधर जब बूढ़ी दादी वह चिमटा को देता है तो दादी चकित हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई है, वह रोने लगी है, दामन फैला करके हामिद को दुआएं देती है और आंसू में बड़ी बड़ी मोती गिरती है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? असल में कहानी का रहस्य ये कि वह यह है कि गरीबी और लाचारी में किस तरह एक छोटे बच्चे को समय से पहले परिपक्व बना देता है। हामिद छोटी सी उम्र होने के बावजूद भी आज उसका कद उसकी दादी की नज़र में बहुत बड़ा हो गया था।
वह उसका त्याग और प्रेम दे करके आमीन अपना विहल हो जाती है और अपने आप को एक बालिका के समान महसूस करने लगी। यानी उसकी जो दादी है, दादी के प्रति उसका जो प्रेम है, और ख़ास तौर से बता रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जहाँ ख़ास तौर से हम देखते होंगे, जैसे आप लोग वैसे देखते हैं जो छोटी छोटी दुकानों पर बच्चे कितना जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, जिनके माँ बाप के सर से साया उठ जाता है, वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, उम्र से पहले क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। उस प्रकार से इसको दिखाया गया है, इसका चरित्र। और ये जो कहानी है बड़ी फेमस कहानी, बड़ी फेमस स्टोरी, आपने छोटी क्लासों में तो पढ़ ही रखा होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कहानी का सार तो ज़रूर पढ़ के जाना है, ताकि हमें इसका जो चरित्र चित्रण है, खास तौर से इसको जो संदर्भ सहित व्याख्या है, संदर्भ सहित व्याख्या करने में आपको क्या होगी, आसानी रहेगी। देखो संदर्भ सहित व्याख्या कोई भी आ सकती है, तो जब आप स्टोरी को पढ़े रहेंगे तो तभी आप संदर्भ सहित व्याख्या को कर पाएंगे। वैसे भी 3 करनी है, 6 आएगी, 3 लिखना है, ठीक है। नंबर 15 क्या है, ईदगाह कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें खास तौर से इसमें अगर आप देखेंगे संरचना शिल्प में शैली, संवाद और भाषा, इसकी शैली क्या है, भाषा कैसी, संवाद कैसा है, ये हेडिंग बनेगी, हेडिंग को एक्सप्लेन किया जाएगा। चरित्र चित्रण खास तौर से इसमें यहाँ पर जो हामिद है, हामिद का खास तौर से, और इसकी जो दादी है, दादी दोनों का हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। परिवेश अगर आएगा तो मेले का परिवेश, जो मेला है, जो मेले में घूमने गया है बच्चे का, गांव कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, दोस्तों को लेकर भी लिख सकते हैं, दोस्त कैसी बातें करते हैं, मेला कैसा है। दूसरा ईदगाह, जो जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, उसका बारे में आप बता सकते हैं जब परिवेश पूछा जाएगा। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे तो 15.3 चरित्र चित्रण, 15.4 परिवेश और 15.5 संरचना शिल्प, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है खास तौर से अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है। क्या चैप्टर नंबर 16 दो बैलों की कथा, ये कहानी भी छोटी क्लासों में आपने पढ़ी होगी, शायद 9th में है, शायद ये कहानी आती है ना। यहाँ पर देख सर बुद्धिजीवी बताया सर सबसे ज्यादा। तो क्या है, कहानी का सार और संदर्भ सहित व्याख्या, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसमें। खास तौर से हम लोग कहानी का सार देखते हैं, संदर्भ सहित व्याख्या तो कोई भी इसमें से आ सकती है, कहीं से भी उठा करके वो लोग दे सकते हैं, ताकि जब आप कहानी को पढ़े रहेंगे ना, उसको डिफाइन करना क्या रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो हीरा और मोती हैं उनसे रिलेटेड पूरी स्टोरी चलती है, ठीक है। देखते हैं, ये रहा कहानी का सार। कहानी के सार में क्या दिया गया देखिएगा, झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम की, झूरी क्या है, एक किसान कह सकते हैं, इसके पास 2 बैल हैं, क्या नाम उनका, हीरा और मोती। वो आपस में क्या एक दूसरे से खूब प्रेम करते थे। कौन कौन, हीरा मोती एक दूसरे से खूब प्रेम करते, दोनों बैल हैं। एक बार झूरी को मजबूरी में इनको अपने ससुराल जाना भेजना, झूरी का जो ससुराल है, इसका साला इन दोनों बैलों को ले जाता है, जहाँ इन पशुओं को प्यार और सम्मान नहीं मिलता है जो इन्हें झूरे से मिलता था। एक बार दिनों यह दोनों बैल झूरी के पास रस्सी तोड़कर, यानी इसके ससुराल में इनको भेजा था, झूरी ने इनको अपनी ससुराल भेज दिया, यानी अपनी पत्नी के घर भेज दिया। बाद में क्या था कि जब इनको भेज देता है अपने साले के साथ, तो वहाँ पर इन बैलों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, खाने पीने इनको नहीं मिलता है या इनको चारा नहीं मिलता था। जिस प्रकार से झूरी इनको प्यार करता था, वैसे वहाँ पर उनके साथ सम्मान नहीं था। और दोनों बैल हीरा और मोती क्या करते हैं, रस्सी तोड़ करके झूरी के घर भाग आते हैं। झूरी जब देखता है इन दोनों बैलों को तो बड़ा खुश होता है, लेकिन इसकी जो पत्नी है इससे काफ़ी नाराज़ होती है। बाद में अगले दिन इनका साला आता है और इन दोनों बैलों को लेकर के चला जाता है। फिर क्या होता है कि जब इनको दोबारा लेकर के जाता है उनका साला, तो इन दोनों बैलों के साथ काफ़ी अत्याचार करता है, इनसे खूब काम करवाता है, इनको मोटी मोटी रस्सियों में बांध करके रखता है, इनको चारा भी नहीं देता, पानी भी नहीं देता, इनको भूखा रखता है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, जो छोटी सी बच्ची हीरा और मोती को काफ़ी स्नेह करती थी, इनका सहयोग मिलता है। और एक दिन क्या होता है, उस छोटी बच्ची के सहारे से क्या होते हैं, हीरा और मोती रस्सी तोड़ करके भाग निकलते हैं, मगर हीरा और जो मोती है रास्ता भटक जाते हैं, इनको पता नहीं चलता झूरी के घर कैसे जाना है। और इनको फिर भूख लग जाती है हीरा और मोती को। हीरा मोती की भूख लगती है तो क्या होता कि पास में ही मटर का खेत था, मटर का खेत जो था वहाँ पर चरने लग जाते हैं। फिर क्या होता कि इन दोनों को पकड़ लिया जाता, मटर के खेत चरते रहते हैं, पकड़ लिया जाता है। और इनको पकड़ने के बाद इनको क्या होता है कि इनको बेचने का काम किया जाता है। और किसके साथ बेच जाता है, कसाई के साथ इनको बेच दिया जाता है, ठीक है। इनको कसाई जब लेकर के जाता है तो इनको आपस में वहाँ पर एक जगह पर बांधा जाता है, जहाँ पर अन्य बैलों को भी लेकर के बांधा गया। लेकिन हीरा और मोती क्या करते हैं, वहाँ पर
जहाँ पर इनको बांधा गया था वहाँ की दीवार तोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी पशु तो भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हीरा और मोती है वहाँ पर शायद हीरा है वो भाग नहीं पाता क्योंकि उसकी रस्सी खुलती नहीं है, दोनों नहीं भागते हैं, ठीक है। अचानक क्या होता है कि जो कसाई है इन दोनों को लेकर के आता है, फिर अचानक आते रास्ते में इनको पता चलता है कि घर जाने का रास्ता ये है, झूरी के घर जा सकते हैं। तो क्या होते हैं कि बाद में दोनों जानवर भाग करके फिर झूरी के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन कसाई आता है, काफ़ी वाद विवाद करता है, काफ़ी बहस करता है, फिर उसको खाली जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस कहानी की बात करें तो प्रेमचंद इस कहानी जो है हीरा मोती की जो कहानी, खास तौर से दो बैलों की जोड़ी जो है, इसमें कह सकते हैं कि जो मनुष्य हैं उनमें हमें मानवता नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन जो पशु हैं उनके भीतर जो पशु हैं फिर भी उनमें जो मानवीय मूल्य हैं, प्रेम है, वो दिखाया है। यह कहानी मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है। झूरी के दोनों बैलों और बच्ची के प्रेम जो लोकतंत्र का प्रतीक हैं। इसके अलावा झूरी का साला और उसकी पत्नी कसाई सामंतवाद के पोषक हैं। यानी कह सकते हैं जो झूरी का साला है, जो कसाई है और जिसकी पत्नी है, ये सामंतवाद के प्रतीक, यानी ये लोग शोषणकारी लोग हैं। और जो झूरी है और जिसका बैल है और जो बच्ची है, ये लोकतंत्र के प्रतीक हैं। ये इनमें मानवता है, इन दोनों में इंसानियत है। लेकिन झूरी की पत्नी में, झूरी के साले में और जो कसाई है, ये मानवता के प्रतीक नहीं, ये शोषणकारी लोग हैं। और बल्कि जो बच्ची, छोटी सी बच्ची है और जो हीरा मोती हैं और साथ में झूरी, ये लोकतंत्र के प्रतीक हैं। इनमें मानवता है, इनमें प्यार है, इनमें मोहब्बत है, बाकी उन दोनों में नहीं। यह कहानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष को भी बताती है। हीरा और मोती ने तत्कालीन समाज में मौजूद शोषण और पराधीनता से, ये हीरा और मोती के माध्यम से प्रेमचंद जी बताते हैं कि हमें अपनी जो बेड़ियां हैं उनको खोलना पड़ेगा। आज़ादी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। और हीरा मोती के माध्यम से प्रेमचंद कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम है उस क्रांतिकारियों को भी बताना चाहते हैं कि आप सभी को क्या करना पड़ेगा? क्रांति करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। स्वतंत्रता ऐसे मिलने वाली नहीं है। आपके पैर में जो बेड़ियां लगाई गई हैं उन बेड़ियों को आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये कहानी इसी बात को बताती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें संदर्भ सहित व्याख्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, आ भी सकती है, ठीक। कोई भी संदर्भ आ सकता है उदाहरण लेकर के, और उसको संदर्भ सहित व्याख्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसमें 2-3 संदर्भ सहित व्याख्या दे रखी है, इसमें से कोई भी आ सकती है। या अगर आप इस चैप्टर को अगर पूरा पढ़ लेंगे तो अगर खास तौर से अगर कोई आ गई तो आप संदर्भ सहित व्याख्या को क्या करेंगे? आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 क्या है? दो बैलों की कथा कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें अगर आप देखेंगे तो खास तौर से चरित्र चित्रण किसका? हीरा का, मोती का, ठीक है। और यहाँ पर जो अगला है जो किसान है इसका लिख देना झूरी का। और ख़ास तौर से इसकी पत्नी अलग है, इनका बिल्कुल अलग, ये 3 लोगों का कैरेक्टर अलग है। बच्ची का कैरेक्टर, हीरा मोती का कैरेक्टर और जो झूरी है ये अलग है। इनमें मानवता है, इनमें इंसानियत है जानवरों के प्रति, ठीक है। बोलिए है। तो चरित्र चित्रण में 3 लोगों का एक जैसा कैरेक्टर है, जैसे झूरी है, हीरा मोती है और छोटी सी जो बच्ची है, इनमें मानवता इंसानियत है। लेकिन ख़ास तौर से अगला जो है इसकी पत्नी, साला और जो कसाई है, ये शोषणकारी हैं लोग हैं, इनमें मानवता नहीं, इनमें इंसानियत नहीं। इन तीनों का अलग कैरेक्टर है। टोटल दोनों को अगर आ गया क्या करें हैं? इस है परिवेश में ख़ास तौर से अगर आप देखें गांव के जो समाज है, ख़ास तौर से हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, उसके परिवेश। उसके बाद जो संरचना शिल्प है, संरचना शिल्प में इसकी भाषा, शैली और संवाद तो मुझे लगता नहीं इसमें ख़ास तौर से कोई संवाद है। संवाद थोड़े बहुत हैं, जो हीरा मोती में संवाद है या उस बच्ची के जरिए है वो संवाद है, या जो जब वो कसाई आता है कसाई के साथ उसके जो संवाद है हो सकता है। प्रतिपाद इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, ख़ास तौर से प्रतिपाद जो है इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें उन्हीं चीज़ों को देख लेना, चरित्र चित्रण, संरचना शिल्प, ठीक है, प्रतिपाद, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक क्वेश्चन इसमें क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं, ठीक है। और इनको देख लीजिए तो आपका क्या है? चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17 अगर देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। लगभग अगर आप देखेंगे तो आपके जितने चैप्टर हैं सारे ख़त्म हो गए हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 17 तक मैंने आपको जितने इम्पोर्टेंट हैं
मैंने सारे बता दिए हैं और आपको लिखना कैसे है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ख़ास तौर से उनको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में लिख करके भी आना है। ठीक है। जी सर।